ओके, चलिए फिर शुरुआत करते हैं इस समय कमाई का अड्डा की। और मार्केट में इस समय आज एक थोड़ा सा एक पॉज। और पॉज मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत लोग पूछ रहे हैं कि ये पॉज है या ब्रेक है। मेरे ख्याल से ये एक पॉज है, उससे ज़्यादा इसमें आप ना पढ़ें, क्योंकि एक जो हमने एक टीम का फंडा लिया था कि तीसरे दिन नॉर्मली एक हायर लेवल पे थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आती है एक मैक्रो मूव के बाद। तो आज वो तीसरा दिन था, इस वजह से अभी भी निफ्टी देखिए ग्रीन में ही है। वैसे पूरे दिन निफ्टी ग्रीन में ही रहा है, हालांकि ऑफ हाइज है, लेकिन थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आती है तीसरे दिन। और हर्षिता देखिए, आलम यह है कि आज हम हैं ग्रीन में ही, लेकिन फिर भी वो नेगेटिव जैसा लग रहा है, क्योंकि मार्केट को आदत इससे ज़्यादा तेज़ी की हो गई है इसके लिए। हालांकि बैंक निफ्टी अभी भी ठीक, मतलब बैंक निफ्टी ने लीड किया इस डिक्लाइन को, लेकिन टेक्सचर अभी भी बाय ऑन डिप्स का है। और जहां पर भी ये डिक्लाइन खत्म होगी, मुझे लग रहा है वहां से बहुत बड़ी तेज़ी आएगी। जब तक 2711 होल्ड कर रहा है, तब तक टेक्सचर वही है, बाय ऑन डिप्स। बाय ऑन डिप्स का टेक्सचर। और एक चीज है, आज का जो पॉज है मार्केट में, वो 100 पॉइंट की रेंज को ब्रीच नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा हम टूटे और उसके बाद थोड़ी सी नर्वसनेस बढ़ती हुई दिखाई दी। फिर ऐसे में स्ट्रैटेजी क्या रहेगी अनुज? क्या इन लेवल्स पर खरीदारी अटेम्प्ट करनी चाहिए या फिर सपोर्ट लेवल्स के आसपास पैसे लगाने का मौका ढूंढे? नहीं, मार्केट ने आपको दे दिया मौका। आज का लो देखिए, वो आपको स्क्रीन पे दिखा रहा है 2852। आज जो हमारी सुबह स्ट्रैटेजी थी उसमें यही था कि आप लोअर लेवल पर अगर आपको मिल जाए ये जोन, तो इसमें बाय करिएगा। मेरे ख्याल से एग्जैक्ट लेवल था हमारा 2800 टू 2850। 852 तक गए हम। अब मार्केट इसी तरीके के आपको मौके देगा इसमें, मतलब आपको थोड़ा सा उसमें ऐड करना चाहिए। और यहाँ पर एक ही सपोर्ट है 2711। जब तक आप 2711 के ऊपर हैं, तब तक इसमें बने रहें। कल हम इस लेवल को रिवाइज कर देंगे, अगर कल गैप अप होता है यानी उसके ऊपर डिपेंड करके। तो आज का लो जो है 2852, वो आपका नया ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बन जाएगा। देखिए, अब इस तरीके से आपको मार्केट को अप्रोच करना है। रोज आपको अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है वो उस हिसाब से बढ़ा देना है। बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है मार्केट में। और रेजिस्टेंस कहाँ पर है? 21,000 पर। आज हम उस वहाँ तक पहुँचे, ऑलमोस्ट क्रॉस नहीं कर पाए, लेकिन 21,000 आएगा और 21,000 क्रॉस होगा। उसके बाद वो जो हमारा अब की बार 22,000 का एक व्यू लिया हुआ है, उसकी शुरुआत होगी हर्षिता। और मुझे हैरानी नहीं होगी अगर 21,000 से 22,000 का मूव आपको बहुत जल्दी दिखाई दे जाए। तो ये इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी में एक सपोर्ट है आपका 46,500 पर, और रेजिस्टेंस आपकी दो है यहाँ पर। पहली रेजिस्टेंस है 47,100 के आसपास, और दूसरी रेजिस्टेंस है 47,500 के आसपास। आज सुबह का हाई था 47,259, लेकिन वो वहाँ खुलते ही काफ़ी कोलैप्स कर गए हम। तो इसके लिए वो भी एक रेजिस्टेंस है, लेकिन 47,100, 47,500 और 46,500 के स्टॉप के साथ बने रहे बैंक निफ्टी में। एक और चीज़, यहाँ से ही बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करेगा। एक दिन की डिक्लाइन से मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ओके, एक दिन का डिक्लाइन आपको ज्यादा उससे स्ट्रेस नहीं लेना है। पॉज है मार्केट में और उसके बाद फिर से तेजी का सिलसिला कायम रहेगा, इसमें दो राय नहीं है। चलिए कुछ स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं जहां पर एक अच्छी एक्टिविटी आज बनती दिखाई दे रही है। आज भले ही ऊपरी लेवल से मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा हो, लेकिन ट्रेंड तेजी का ही है। और इस तेजी के ट्रेंड में आज आईटीसी में अच्छे खासे गेन्स, 2-2.25% ऊपर। इनफैक्ट आज के 460-62 के लेवल्स यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर आते हुए। और टेक्नोलॉजी ने पार्टिसिपेट किया है। अब तक टेक में कोई भी पैसे लगा नहीं रहा था, लेकिन आज एलटीआई, माइंट्री, विप्रो, टीसीएस जैसे दिग्गज हैं जहां पर 2 से 1.5% तक का इजाफा देखने को मिला है। मिड कैप्स में भी एक्शन भरपूर है। चंबल फर्टिलाइजर, सुबह से हम बात कर रहे हैं फर्टिलाइजर कंपनियों की। यहाँ पर 13,350 करोड़ की सब्सिडी के लिए प्रोविजन सरकार करने की तैयारी में है। उसके लिए उन्होंने आज मांग भी की है पार्लियामेंट में। आज हैल फिर से रौनक में आता हुआ, इनफैक्ट इंट्राडे में 7% के गेन्स इसने दिखाए हैं। टाटा पावर और आईआरसीटीसी ये दूसरे ट्रेड्स हैं जहां पर तेजी की पोजीशंस आज दरअसल दर्ज हुई हैं। मुनाफा वसूली का अंश कैनफिन होम्स में खुलने के साथ ही था, अब भी 4-4.5% नीचे। बलरामपुर चीनी, एनटीपीसी और आइशो मोटर्स ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर मुनाफा वसूली का सिलसिला अब भी कायम है। तो यह फिलहाल आपके लिए मार्केट की पूरी तस्वीर। अब ऐसे में आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, किन ट्रेड्स पर फोकस करना है आखिरी 1.5 घंटे में, उस पर बात करेंगे। फंडामेंटल्स पर अमरीश बलीगा हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज। टेक्निकल कॉल्स के लिए मानस जायसवाल, रचना वैद्य, रुचित जैन और साथ ही साथ जतिन गेडिया हमारे साथ आ रहे हैं। 2:15 बजे हम फोकस में रखेंगे अदानी शेयरों को, जहां पर जोरदार गेंस देखने को मिले हैं। तो डेटा पॉइंट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं, उस पर बातचीत होगी। 2:20 पर संसद में पेश सप्लीमेंट्री डिमांड के डिटेल्स लेकर लक्ष्मण रॉय जुड़ेंगे। साथ ही साथ रेडार पर आएगा हैल का शेयर भी आज, जो नई ऊंचाइयों को फिर से छू रहा है।
हमने आपको हेडलाइन में बताया था स्टर्लिंग एंड विल्सन क्यूआईपी की तैयारी कर रहा है, वो डेटा पॉइंट्स भी आपके सामने लेकर आएंगे विवेक अय्यर के साथ। फिर 245 पर मारुति सुजुकी के ईडी राहुल भारती से हमारी जो एक्सक्लूसिव चर्चा हुई है उसका एक अंश आपको सुनाएंगे। 250 पर मार्केट बिग वॉइस में पाइपर सेरिका के फाउंडर और फंड मैनेजर अभय अग्रवाल हमारे साथ जुड़ेंगे। फिर जायजा लेंगे ऑफ कोर्स बीटीएसटी ट्रेड्स या फिर एसटीबीटी ट्रेड्स का और मार्केट क्लोज का। ओके चलिए फिर शुरुआत करते हैं अब, और यहाँ से ट्रेड्स लेने की शुरुआत करते हैं। कौन कौन है हमारे पैनल पर एक बार स्क्रीन पर रख दीजिए। आप सभी को गुड आफ्टरनून। चलिए अच्छा आज गावा सर नहीं है हमारे साथ। ओके कोई नहीं, थोड़ी बात करेंगे। मानस गुड आफ्टरनून। मानस आपका पिक क्या होगा इस समय? गुड आफ्टरनून अनुज जी। तो देखिए पेट्रोनेट पे खरीदारी करनी है। पेट्रोनेट में ने 195 के आसपास बॉटम बनाया था। उसके बाद पिछले करीब 6 सेशन अगर आप देखेंगे तो हाई टॉप्स हायर बॉटम्स बन रहे थे। आज 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक निकला है, तो करंट लेवल्स पे पेट्रोनेट में खरीदारी करनी है। 208 का स्टॉप लॉस लगाना है और 216 रुपए के टारगेट सेट करने हैं पेट्रोनेट में। 210 वाला कॉल ऑप्शन 7 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 4 रुपए 90 पैसे के स्टॉप लॉस से आप इस ऑप्शन में खरीदारी करिए और 12 रुपए के टारगेट आप इस ऑप्शन में भी सेट कर सकते हैं। पेट्रोनेट एलएनजी में एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी, आज 2-2.5% की तेजी यहाँ पर बनती दिखाई दे रही है, मौके आगे हैं। रचना जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? जी गुड आफ्टरनून। और मेरा ट्रेड अगेन मेटल सेक्टर से ही रहेगा। सुबह 10 बजे के शो में हमने मेटल से वीडीएल दिया था, उसने अपना टारगेट कर लिया है। अब हम जिंदाल स्टील को लेंगे। जिंदाल स्टील में भी यहाँ पे एक अच्छी तेजी बनी है और यहाँ पे फ्यूचर्स को अगर हम बाय करेंगे तो 691 पे एसएल लगाएंगे एंड 697 का पहला टारगेट रखेंगे, 700 का दूसरा टारगेट रखेंगे, क्योंकि मेटल्स के बहुत सारे काउंटर्स में एक साथ तेजी आ रही है। ओके तो मेटल्स में तेजी है। जेएसपीएल सुबह वेदांता का टारगेट अचीव हुआ। अब रचना जी जेएसपीएल पर बेट लगा रही हैं। प्रकाश गाबा सर को भी जोड़ लेते हैं। गाबा सर गुड आफ्टरनून, बताइए अब इस समय की ट्रेड क्या होगी? गुड आफ्टरनून टू यू। वेल इस समय का ट्रेड है आईटी क्षेत्र से, काफी स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं। मैंने चुना है आई थिंक इन्फोसिस। यस, इन्फोसिस अच्छी तेजी है। 1464 का स्टॉप लगाना चाहिए। ऑन द अपसाइड जो टारगेट है करीब 1485 के जोन से, यस वहां तक जाना चाहिए इन्फोसिस 1485 की तरफ बढ़ता हुआ। सुबह में ऑफ कोर्स इन्फो एज जिक्र किया था गावा साहब ने और वहां पर भी एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है। इन्फोसिस की अब बात हो रही है, वो वाला स्टॉक दिखाइए। जो नया ट्रेड है वो इन्फोसिस में गावा साहब ने मेंशन किया है। 1485 की तैयारी यहाँ पर। रुचित गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? वेरी गुड आफ्टरनून। इवन मेरी नजर ज्यादा आईटी स्टॉक्स पे है, वो भी एलटीआई माइंट्री करंट लेवल्स पे उसमें खरीदारी की सलाह रहेगी, जहां पे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आज की ट्रेडिंग सेशन में देख रहे हैं, वो भी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में। तो यहाँ पे 5550 के नीचे स्टॉप लॉस रखी एलटीआई माइंट्री खरीदारी करें 5700 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। ओके आज थोड़ी दिक्कत है शायद रुचित के लिंक के साथ हजदा। अच्छा एक काम करते हैं, एक बार ज़रा निफ्टी लेकर आइए वापस। अच्छी रिकवरी आई वहाँ पर और बैंक निफ्टी भी एक बार के लिए 46900 क्रॉस किया था, लेकिन फिर हल्का सा स्लिप हुआ। एक काम करिए ज़रा एक बार 47000 की कॉल लेकर आइए बैंक निफ्टी की, क्योंकि मेरे ख्याल से जो भी मामला होगा वो यहीं का होगा। 47000 की कॉल में करीब करीब 2 करोड़ शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है यहाँ पर। आज की जो एक्सपायरी है उसकी 47000 की कॉल, हाँ ये करीब करीब 2 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट है यहाँ पर। और यहाँ आज राइटर्स ने जमकर पैसा बनाया, क्योंकि इसके ऊपर खुलने के बाद ये कोलैप्स हुआ इंडेक्स और प्रीमियम देखिए किस तरीके से कोलैप्स हुआ। अब लेकिन इशू ये है कि वो कॉल राइटर्स अब ऑलमोस्ट कवर कर चुके होंगे। अब क्या यहाँ से एक मूव बन सकता है 47000 का टुवर्ड्स द एंड, ये एक सवाल हो सकता है। अमरीश बलिगा को जोड़ लेते हैं हमारे साथ। अमरीश जी गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी किस स्टॉक पर नज़र है? देखिए मेरा स्टॉक है, स्मॉल कैप स्टॉक है, पर रिसेंटली आईपीओ आया था इसका, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है विद अ हिस्ट्री ऑफ अबाउट 100 इयर्स और फोकस करता है रिटेल, एग्रीकल्चर, एमएसएमई सेगमेंट में। काफी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है तमिलनाडु में विद अबाउट 396 ब्रांचेस और टोटल ब्रांचेस करीब 541 है इंडिया में, और इसमें 70% है सेमी अर्बन और रूरल एरियाज में। If you look at the financials, gross NPA करीब 1.7% है, net NPA is below 1%,
और निम्स करीब 4.1% है, और बुक वैल्यू देखें तो 466 है, विच मींस इट्स कोटिंग एट अबाउट 1.1 टाइम्स बुक वैल्यू। अभी फोकस है ऑन इंक्रीजिंग डिजिटल फुटप्रिंट विद इम्प्रूव्ड ऑपरेशनल प्रोसेसेस, तो इससे जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो इंक्रीज होगी आगे जाके। और नया एमडी और सीईओ फाइनलाइज कर रहे हैं, अपॉइंटमेंट शायद शुड हैपन इन द मंथ्स टाइम, तो ये एक फ्रेश ट्रिगर रहेगा इस बैंक के लिए। तो मेरा यहाँ पे 6 to 9 months का टारगेट है 625 का, दैट्स बेस्ड ऑन अबाउट 1.35 टाइम्स एडजस्टेड बुक वैल्यू फॉर FY24। ओके, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी अमरीश को दिख रही है जहाँ पर अच्छी खासी हरकत आगे उभर कर आएगी। अमरीश, गुड आफ्टरनून। आज हमने देखा है अलग पॉकेट्स ऑफ स्ट्रेंथ है, टेक्नोलॉजी में कुछ तेजी लौटती हुई, कुछ चुनिंदा एफएमसीजी काउंटर्स बढ़ रहे हैं, लेकिन ये जो मोमेंटम बाजार ने पिछले 3 ट्रेडिंग सेशंस में दिखाया है, आपने किस थीम पर बेट लिया? क्या वो कैपेक्स से जुड़ी कंपनियां, इंडस्ट्रियल्स ऑब्लिक कैपिटल गुड्स कंपनियां हैं, या फिर प्योर प्ले बैंक्स जिनमें सबसे ज्यादा एक्शन और यूफोरिया देखने को मिल रहा है? ये देखिए, बैंक्स में तो क्लियर बेट निकला था, ऑल्दो वी हैव सीन सम करेक्शन नाउ, पर बाकी जो सेक्टर्स जहाँ पे आई एम सीइंग अ डिसेंट मूव इवन गोइंग अहेड इज क्लियरली स्पेशलिटी केमिकल्स, ऑटो, सीमेंट और मेटल्स, एंड एज वेल एज फार्मा। डिफेंस में भी हम लोगों ने काफी अच्छा मूव देखा है, बट क्लियरली आई मीन आई फाउंड इट अ बिट एक्सपेंसिव, तो मैंने डिफेंस पे इस लेवल पे फ्रेश बेट्स नहीं लिए हैं, बट दीज आर द अदर सेक्टर्स जहाँ पे मैंने बेट लिया है। क्योंकि आई मीन इफ यू सी इन द लास्ट 1.5 months, जो भी रेड फ्लैग्स थे उस वक्त, आई मीन 1.5 महीना पहले जो भी लाइक रेड फ्लैग्स थे, फॉर एग्जांपल वॉर था, ऑयल प्राइसेस काफी हाई हुए थे, इलेक्शन आने वाला था, इन्फ्लेशन भी हाई था, इंटरेस्ट रेट्स आई मीन पीपल एक्सपेक्टिंग टू स्टिल गो अप। आज देखें तो ऑल दीज रेड फ्लैग्स आर आउट, तो क्लियरली जो नया जो बॉटम हो रहा है मार्केट के लिए, आई मीन क्लियरली इट इज नॉट बिलो 20,000, एंड आई मीन अपसाइड तो मुझे यहाँ से लग रहा है कि पॉसिबली 21,500, 21,800 आई थिंक वी शुड सी डिसेंटली सून, so it's clearly a time to remain bullish. Clearly a time to remain bullish, और of course बैंकों पर ही दाव इस समय अमरीश भी लगा रहे हैं। लेकिन आज सुबह से ही कुछ टेक्नोलॉजी कंपनियों में जोश देखने को मिला है। LTI माइंडट्री, अभी रुचित ने मेंशन किया, गावा साहब कह रहे हैं कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इन्फोसिस में है। एक बार TCS पर नजर डाल लेते हैं, क्योंकि TCS भी आपको याद होगा आज ओपनिंग ट्रेड के बाद इसका भी जिक्र हुआ था, तब स्टॉक इतना जोर नहीं दिखा रहा था, तब 0.5% के गेंस थे, अब 1.5% की तेजी आ चुकी है। मानस, आज का ये मूव क्या आपको कन्विंस कर रहा है खरीदारी करने का, या फिर आप कुछ और टाइम लेंगे? नहीं, बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल से पिछले 3 हफ्ते से 35-50 पे रेजिस्टेंस था, उसको स्टॉक ने क्रॉस कर लिया है, वहां पर वॉल्यूम बेहतर देखने को मिल रहे हैं। तो इस ब्रेकआउट मूव के बाद आपको 36.75 के टारगेट सेट करने हैं। 100 रुपए का आपको करंट लेवल से देखने को मिल सकता है। एक पोजिशनल ट्रेड लेना चाहिए जहां आपके स्टॉप लॉसेस 35-44 के नीचे रहेंगे और टारगेट आपके 36.75 के आसपास के रहेंगे। ओके, अच्छा, एक बार जरा स्टॉक लेकर आइए एक बैंक ऑफ इंडिया, और यहाँ पर देखिए किस तरीके से मोमेंटम बन रहा है पिछले कुछ मिनटों में। मेरे ख्याल इसमें QIP आया था ना हर्षिता, शायद बैंक ऑफ इंडिया QIP लॉन्च हो चुका है 4,500 करोड़। हाँ, तो देखिए ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। इसका मतलब स्ट्रीट को शायद लग रहा है कि बहुत ज़्यादा डिमांड है QIP में, जिस तरीके से ये स्टॉक में मोमेंटम बना आज एकदम से, और अब ये स्टॉक डे हाई पर आ गया है। अमरीश, इस पर कोई व्यू है क्या, या कोई PSU बैंक जो आपको पसंद हो? PSU बैंक्स में क्लियरली जो टॉप एंड बैंक्स है उसके साथ ही जाऊंगा मैं, बिकॉज वी हैव सीन सम डिसेंट करेक्शन। SBI वहां से अच्छा खासा बाउंस बैक दिया है, तो SBI आई थिंक कैन स्टिल मूव अप फर्दर। द अदर बैंक्स जहां पे मैं अभी भी बुलिश हूं अमंग द PSU बैंक्स, कैनरा बैंक एंड बैंक ऑफ बड़ौदा। लेकिन BOI क्योंकि मेंशन हुआ स्क्रीन पर है, अमरीश ने ऑफ कोर्स फंडामेंटली बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा की बात की है। एक बार रचना जी देखेंगी BOI का चार्ट, 5% के गेन्स आज, अगला मूव किस लेवल तक ले जाएगा स्टॉक को? जी, यहाँ पे जहाँ तक BOI की बात है, यहाँ पे मोमेंटम काफी स्ट्रॉन्ग है, और इंट्राडे प्लेयर्स के लिए अगर देखा जाए तो ऑलरेडी काफी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आ चुकी है, सो देयर वुड बी हार्डली एनीथिंग मच लेफ्ट।
लेकिन अगर आप पोजिशनल प्लेयर है तो इन दैट केस आप डिप्स पे बाय कर सकते हैं। अगर आप लकी है और आपको 114 के आसपास का डिप अगर आने वाले टाइम में मिले और अगर आप डिलीवरी के लिए कैरी करते हैं तो वीकली चार्ट एंड ऑल इज वेरी गुड। तो यहाँ पे डिलीवरी के हिसाब से ऊपर वाली साइड पे 120 122 के टारगेट्स आपको विद इन 2 to 3 वीक्स दिखाई देने की चांसेस है। और ये थी आपके लिए 120 प्लस के लेवल्स की तैयारी बैंक ऑफ इंडिया करता हुआ। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशंस में बैंकों में जब जोश लौटता हुआ दिखाई दिया है, नॉर्मली फोकस आईसीआईसीआई, एचडीएफसी जैसे दिग्गज निजी बैंकों का था, लेकिन अब बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी जैसे ट्रेड्स, पीएनबी आई थिंक आज आप सुबह में मेंशन भी कर रहे थे, मुझे याद है डिस्टिंक्टली अनुज, यहाँ पर वो थीम अब कितनी और पकती हुई दिखाई देगी? नहीं हर्षदा, ये यहाँ से मुझे लग रहा है पीएसयू बैंक्स आपको एक वन वे रैली दिखाएंगे यहाँ से लेकर इलेक्शन तक, क्योंकि अब पूरी की पूरी बेट जो है वो मार्केट की उन स्टॉक्स और सेक्टर्स पर है जहाँ पर मार्केट को लग रहा है एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हुए हैं। आपने डिफेंस में मूव्स देखे, आपने रेलवे मूव देखे, पीएसयू एक बैंक एक और स्पेस है, और यहाँ पर इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर वैल्यूएशन कंफर्ट भी है। अब देखिए एसबीआई जैसा स्टॉक भी आज के डेट में बिल्कुल महंगा नहीं है आपके लिए, और एसबीआई तो एक्चुअली 1 साल से चला ही नहीं है। आई थिंक पीएनबी, आई थिंक ये भी बिल्कुल नहीं चला स्टॉक। और आज देखिए सारे के सारे जो लार्ज वाले बैंक्स हैं ना, उनका नंबर है एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा। मेरे ख्याल से यहाँ से आपको 30 से 40% का मूव मिल सकता है सिर्फ निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स में। अगर आप वो ईटीएफ ले लेंगे, अगर एक जो हमारे पास है वो निपॉन वाला वो जो ईटीएफ है, या कोई भी ईटीएफ पीएसयू बैंक वाला हो, इसमें मुझे लग रहा है कि एक बड़ा मूव आने की तैयारी, क्योंकि इसमें ध्यान रखिएगा ये 12 महीने में 30% चला है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, जिसमें एसबीआई ने तो पार्टिसिपेट ही नहीं किया है। अभी अगर एसबीआई पार्टिसिपेट करने लगेगा, जो मुझे लग रहा है करेगा, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से और शानदार मूव आपको देखने को मिलेगा। और अगेन जैसा मैं कह रहा था, इस मार्केट में गलती करनी भी है तो लॉन्ग साइड पर हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होगा, आप ले लेंगे 5% का एक स्टॉप लॉस लगा दीजिए, ले लेंगे, चलेगा तो अच्छा चलेगा, हो सकता है 30-40% भाग जाए, नहीं चलेगा तो एक स्टॉप लॉस लग जाएगा, और क्या होगा। हाँ, लेकिन हाँ मोमेंटम तो यहाँ पर लौट रहा है। आज भले ही वो पीएसयू बैंक इंडेक्स में इतनी ज़्यादा तेज़ी ना देखने को मिली हो, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी अच्छी खासी है। जिस तरह की कैपेक्स की तैयारी यहाँ पर अब सरकार करती हुई दिखाई देगी, क्लियरली बैंकों में कोई कमी नहीं रहेगी उस ग्रोथ स्टोरी को फ्यूल करने के लिए। इनफैक्ट आज सुबह में एनएचपीसी के मैनेजमेंट से बात हुई तो वो बेसिकली कह रहे थे कि वो अपनी कैपेसिटी 27 तक डबल करना चाहते हैं। मैंने उनसे सीधा फिर सवाल यही पूछा कि अब फंड रेज का क्या हाल है। ही सेड जिस तरह के प्रोजेक्ट्स इस समय हाइड्रो और रिन्यूएबल में सरकार की तरफ से अप्रूवल आ रहा है और जो रोड मैप सरकार ने रखा है, पैसों की बिल्कुल कमी नहीं रहेगी इस तरह के प्रोजेक्ट्स में। और लार्जली इन प्रोजेक्ट्स को सरकारी कंपनियां ही फंड करती हैं, तो सरकारी बैंक ही फंड करते आए हैं, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रहेगी बैक करने के लिए। अच्छा, एक और अपॉर्चुनिटी जो दरअसल आज बाजार पकड़ के बैठा है वो है केमिकल कंपनियां। और अमरीश, इनफैक्ट कल दोपहर से ये हमारे स्टॉक्स रेडार पर आना शुरू हुए थे। कल ये टाटा केमिकल्स, नवीन फ्लोरिन तक सीमित था, आज यहाँ पर कुछ और नाम जुड़ गए हैं। केमिकल कंपनियों में इस समय की थीम क्या उभर कर आएगी? ये एक तो चाइना +1 की थीम कितनी और खींचेगी, और फ्रेश ट्रिगर्स क्या रहेंगे इधर? चाइना +1 थीम जो हम लोगों ने 2021 में देखा था, उसके बाद काफी अंडर परफॉर्म किया ये सेक्टर, बिकॉज क्लियरली द रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़ गए थे, मार्जिन्स कम हुए, एंड चाइना आल्सो वाज आई मीन गेटिंग बैक इनटू द मार्केट। पर अभी जिस टाइप का स्लो डाउन देख रहे हैं हम लोग चाइना में, आई थिंक दिस चाइना +1 विल एक्चुअली प्ले आउट एक्सट्रीमली वेल। और यहाँ पे देखें तो लॉट ऑफ इंडियन कंपनीज हैव गॉट वर्ल्ड क्लास कैपेसिटीज, जो कैपेसिटी बिल्डअप किए इन्होंने लास्ट 2-3 साल में, आई थिंक दैट शुड प्ले आउट। केपेक्स इज डन फॉर मोस्ट ऑफ देम। तो मुझे लगता है कि यहाँ से वी कैन सी अ डिसेंटली लॉन्ग टर्म बुल रन इन द स्पेशलिटी केमिकल स्पेस। और यहाँ पे जो मेरे पिक्स होंगे, इट्स क्लियरली दीपक नाइट्राइट, SRF, वी हैव विनती, नवीन फ्लोरिन। आई थिंक दीज आर द स्टॉक्स व्हिच विल डू एक्सट्रीमली वेल। ओके, तो यहाँ पर कई सारी अपॉर्चुनिटीज है। कुछ नया आइडेंटिफाई हुआ है क्या आज के लिए मानस इस केमिकल पैक के लिए, या फिर जो सुबह तक के डिस्कवर ट्रेड से उन्हीं के साथ रहे? तो देखिए नया तो नहीं है, लेकिन अभी भी ऐसा लग रहा है कि देखिए टाटा केमिकल्स की बात करिए तो स्टॉक हायर लेवल पे थोड़ा करेक्ट हुआ है। मेरे ख्याल से ये एक बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि देखिए आज स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया है 200 मूविंग एवरेज के ऊपर, तो इस करेक्शन में खरीदारी करने के मौके दिखते हैं। 994 के स्टॉप लॉस से पोजीशन ट्रेड लीजिए। आई थिंक ऊपर की तरफ आपको 1060 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं टाटा केमिकल्स में।
ओके, टाटा केमिकल्स में एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी क्लियरली बनती हुई दिखाई दे रही है। जब हम एक दो और काउंटर्स देख लेते हैं। कल आपको याद होगा मेटल्स का जिक्र कर रहे थे, तब सेल रेडार पर था, पॉजिटिव जोन में ये काउंटर आया था, लेकिन आज रचना जी ने JSPL, वेदांत जैसे ट्रेड्स पर व्यू दिया है। सेल पर आपकी नजर गई है क्या? साथ ही नाल्को में भी थोड़ा सा मोमेंटम रचना जी आज दिख रहा है। जी डेफिनेटली सेल में भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है एंड ऑलरेडी आज के दिन में उसने काफी स्ट्रॉन्ग मूव दे चुका है। नेवरदलेस यहाँ पे अगर ये सेक्टोरल स्ट्रेंथ बनी रहती है तो ऊपर वाली साइड पे ये काउंटर बहुत ही जल्दी हमें 103 के नंबर्स भी दिखा सकता है। और जहां तक नेशनल एल्यूमिनियम की बात है तो उसमें भी मूवमेंट पॉसिबल है। यहाँ पे भी आज के दिन में बहुत स्ट्रॉन्ग मूव ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन सेक्टर अगर बना रहेगा ऊपर वाली साइड तो ये भी बहुत जल्दी 102 और 104 को क्रॉस करते हुए हमें नजर आ सकता है। चलिए, अच्छा, अब एक बार जरा रिविजिट करते हैं ITC को। आज सुबह सुबह ये हमने स्पॉट किया था और उसके बाद मानस से एक कॉल ली थी, 460 की कॉल ली गई थी, 7 रुपये 60 पैसे पर थी तब वो, 5 रुपये 90 पैसे के स्टॉप के साथ वो कॉल ली गई थी। और अब इस समय ये प्राइस 11.65, लेकिन इसका जो इंटरडे हाई है वो करीब करीब 13 रुपये 25 पैसे तक ला के आई है। मानस, मेरे ख्याल से आपका पहला टारगेट 11 रुपये था, लेकिन अब इस कॉल में क्या फुल प्रॉफिट बुक कर लें या स्टॉप लॉस ट्रेल कर लें? क्या रहेगी फ्रेश स्ट्रेटजी? देखिए, मेरा समझना है कि एक बार उस ऑप्शन में प्रॉफिट बुक कर ले और अब 470 वाला कॉल ऑप्शन खरीदे, क्योंकि देखिए उसका रीजन ये है कि इस ब्रेकआउट को आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि जो लेवल ब्रीच किया है उसके बाद आपको 490 तक के टारगेट्स भी देखने को मिल सकते हैं ITC में। तो आई थिंक 470 के कॉल ऑप्शन में आप चले जाए, वो बेहतर स्ट्रेटेजी है। 7 रुपए के आसपास 470 का कॉल ऑप्शन ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी करिए। 3 रुपए 90 पैसे के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए और 14 से 15 रुपीज तक के टारगेट इस ऑप्शन में आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये फिलहाल ITC में एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी बनी है, लेकिन एक बड़ी अपॉर्चुनिटी जो बाजार ने थी वो थी अदानी ग्रुप शेयरों को बहुत बढ़िया मूव देखने को मिला है। कल आज फिर अच्छे खासे गेंस के साथ कारोबार की शुरुआत इन स्टॉक्स की हुई। ऊपरी लेवल से भले ही अदानी एंटरप्राइजेज में कुछ मुनाफा वसूली आई हो या फिर अदानी पोर्ट ऊपरी लेवल्स पर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहा हो, ओवरऑल इस पॉकेट में पिछले 3 दिनों में शानदार तेजी देखने को मिली। अब क्या ट्रिगर्स हैं, ब्रोकरेजेस की क्या राय है और क्यों अचानक ये तेजी का एक्शन बना? सुमित हमारे साथ है सारे डिटेल के साथ। सुमित, देखिए, करीब करीब 30% ये ग्रुप चल चुका है एक हफ्ते के दौरान और इस तरह के एक वाइल्ड मूव आए हैं इस ग्रुप की अलग अलग कंपनीज में। ये कुछ मतलब लोअर अपर सर्किट माफी लगते हुए दिखाई पड़े 20% के आसपास के। एक हफ्ते में ग्रुप की मार्केट कैप करीब 30% बढ़ी है और इस रिसेंटली जो कुछ डेवलपमेंट्स हुए US कोर्ट की तरफ से उसका एक इम्पैक्ट मान लीजिए कि पूरे ग्रुप में एक अच्छी तेज़ी बनते हुए दिखाई पड़ी। ग्रुप की मार्केट कैप करीब 14.5 लाख करोड़ ये वापस पहुंचते हुए दिखाई पड़ी। और इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि जो फरवरी का निचला हिस्सा है जहां पे वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, वहां से लेकर अब तक करीब करीब 140% की शानदार रिकवरी इस ग्रुप की मार्केट कैप के अंदर आते हुए दिखाई पड़ी है। 6 लाख करोड़ रुपए के आसपास की उस समय मार्केट कैप की लोज हिट हुए थे और वहां से अब एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी के बाद 14.5 लाख करोड़ ये मार्केट कैप पहुंचते हुए दिखाई पड़ी है। रिकवरी किस तरफ सबसे ज़्यादा आई तो कुछ स्टॉक्स भी आपकी स्क्रीन पर आएंगे जहां पर फरवरी के निचले स्तरों से एक बड़ी शानदार तेज़ी रही है। तो उसमें अदानी पावर करीब करीब 327% का उछाल, अदानी ग्रीन 250% का उछाल, अदानी एंटरप्राइजेज 184%, अदानी पोर्ट नए हाइस पर पहुंच गए 160% की शानदार रिकवरी, अदानी एनर्जी 85% की रिकवरी यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी, NDTV करीब करीब 67%, अंबुजा सीमेंट 60%, अदानी टोटाल करीब करीब 57% और ACC और विल्मर ये लार्जली अंडर परफॉर्मर है लेकिन फिर भी करीब 20 से लेकर 25% या 30% तक की रिकवरी यहां से भी आते हुए दिखाई पड़ी। एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट और हुआ है जहां पे सिटी की तरफ से एक रिपोर्ट आई है अदानी पोर्ट को लेकर और जो रिपोर्ट में मेंशन किया गया उसमें एक बड़ा टारगेट अपग्रेड है। करीब करीब 972 से बढ़ा के टारगेट्स को 1213 रुपए किए गए हैं सिटी की तरफ से और उनका मानना है कि जो कंसिस्टेंसी है कंपनी की तरफ से अच्छे नंबर्स को लेकर वो शायद आगे भी कंटिन्यू रहते हुए दिखाई पड़ सकती है। वैल्यू थोड़ी सी सप्रेस थी और वो वैल्यूएशन जो सप्रेस था उसको मार्केट ने अब एक थम्स अप दिया है। उनका ये मानना है कि अभी भी स्टॉक में और ग्रुप में एक बड़ी री रेटिंग की पॉसिबिलिटीज़ गोइंग फॉरवर्ड दिखाई पड़ रही है और अच्छे कमीशनिंग होंगे कंपनी के लॉजिस्टिक प्रोजेक्ट्स भी, वो भी कंपनी के लिए गोइंग फॉरवर्ड कामकाज करेंगे। इसीलिए एक बड़े अपग्रेड्स यहाँ पे अदानी पोर्ट को लेकर भी आए तो पूरा ग्रुप बजिंग है, प्लस हाउसेस व्यूज जो हैं वो भी अब स्टॉक को लेकर या ग्रुप को लेकर काफ़ी पॉजिटिव साइड पे आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ओके स्मित, बहुत बहुत शुक्रिया। तो खैर ये अदानी ग्रुप स्टॉक्स, कुछ स्टॉक्स में आज थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर आई लेकिन जो कैश मार्केट वाले स्टॉक्स हैं उनमें अभी भी शानदार तेज़ी है। अमरीश, आप कोई स्टॉक पिक कर रहे हैं क्या इस समय अदानी ग्रुप से?
अदानी ग्रुप से केवल दो ही स्टॉक मुझे लगता है कि इन्वेस्टमेंट ग्रेड है, बाकी तो इज मोर फॉर ट्रेडिंग, क्योंकि काफी अच्छा मोमेंटम है। जो दो स्टॉक्स जो इन्वेस्टमेंट के लिए मैं देखूंगा, इट इज अदानी विल्मर, बेसिकली बिकॉज ऑफ द न्यूज की शायद अदानी कुड एग्जिट और कोई स्ट्रेटेजिक बायर आ सकता है, और पॉसिबली विल्मर इटसेल्फ मे टेक द कंप्लीट स्टेक, और आगे जाके आई मीन लाइक वी कुड हैव अ पॉसिबल डीलिस्टिंग इन केस विल्मर टेक्स इट ओवर। देयर कुड बी अ डीलिस्टिंग, क्योंकि जो पब्लिक के पास है इट्स ओनली अबाउट 12%, और अदानी पोर्ट्स क्लियरली इज द लार्जेस्ट प्लेयर इन दिस रीजन विद अबाउट 26% मार्केट शेयर। तो अदानी पोर्ट्स इज द अदर वन व्हिच आई विल हैव इन माय पोर्टफोलियो। अदानी पोर्ट एंड एंटरप्राइजेज यही सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट ग्रेड काउंटर्स अदानी ग्रुप के। चलिए अब बातचीत कुछ और पॉकेट्स की कर ले जहां पर आज अच्छी खासी स्ट्रेंथ देखने को मिली, और फर्टिलाइजर स्पेस उसमें से एक शामिल है, और इसका ट्रिगर पॉइंट दरअसल दिल्ली से आ रहा है। सरकार ने संसद में सप्लीमेंट्री डिमांड पेश कर दी है। इसमें फर्टिलाइजर पेट्रोलियम के साथ अतिरिक्त रकम मांगी गई है। ज्यादा डिटेल्स के लिए लक्ष्मण रॉय हमारे साथ है। लक्ष्मण जी, इनफैक्ट आज सुबह से ही अच्छी खासी तेजी इन सारे फर्टिलाइजर स्टॉक्स में देखने को मिली है। बताइए सरकार ने क्या मांग रखी है, कितनी सब्सिडी की बातचीत हो रही है? देखिए, जो सरकार ने मांग रखी है उसके मुताबिक चालू कारोबारी साल में कुल 1,29,348 करोड़ रुपए सरकार खर्च करना चाहती है, और इसमें से सरकार के खजाने से हालांकि सिर्फ 58,378 करोड़ रुपए जाएगा, क्योंकि बाकी की रकम सरकार ने जो पहले खर्च करने का प्लान बनाया था उसमें बचत हो रही है, तो उस बचत से उसका फायदा मिल रहा है। इसका एक असर ये हुआ कि सरकार ने जो फिस्कल डेफिसिट रखा था 5.9%, उसमें कोई बदलाव होने की संभावना नहीं है, उस पर सरकार अडिग रहेगी, ये एक अच्छी खबर है। लेकिन ये जो सरकार 1,29,348 करोड़ रुपए खर्च करेगी, उसमें से फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए सरकार 16,300 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इन 13,351 रुपए खर्च करेगी करोड़ रुपए। 13,351 करोड़ रुपए में से सबसे बड़ा हिस्सा न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी के तौर पे दिया जाएगा, जिसको एनपीके फर्टिलाइजर को आपको पता होगा सरकार न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी देती है, तो उस पर सरकार खर्च करेगी। वहां पे वैसे तो खर्च होना 16,300 करोड़ रुपए, लेकिन चूंकि पहले से एडवांस दिया हुआ है इस वजह से खर्च करीब 13,000 करोड़ रुपए का होगा। दूसरा जो मद है वह पेट्रोलियम सेक्टर को लेकर के। पेट्रोलियम सेक्टर पर सरकार 9,196 करोड़ रुपए खर्च करेगी, और उसमें सबसे ज्यादा खर्च होगा गरीबों को एलपीजी सुविधा मुहैया कराने को लेकर के, जहां पर 8,499 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा, और डीबीटी के तहत जो एलपीजी दिया जाता है उस पर 1,280 करोड़ रुपए सरकार खर्च करेगी। और मनरेगा, जिस पर सबकी नजरें टिकी रहती है, विवादित भी रहता है कि सरकार पैसा देती है कि नहीं देती, आरोप भी लगता रहता है, तो यहाँ पे साफ कर दूं कि सरकार वहां पे 14,524 करोड़ रुपए खर्च करेगी इस चालू कारोबारी साल में। पहले के आवंटित रकम से इतना ज्यादा खर्च होगा। तो ये सरकार का लेखा जोखा है जो सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट पेश किया गया है चालू कारोबारी साल के लिए। ओके लक्ष्मण जी बने रहिए, एक और खबर के लिए आ रहे हैं आपके पास, लेकिन पहले इस खबर को एड्रेस करते हैं। और आज देखिए क्या शानदार मोमेंटम है फर्टिलाइजर स्टॉक्स में, सारे के सारे फर्टिलाइजर स्टॉक्स अच्छे मोमेंटम के साथ यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं। गाबा सर, कोई टेक्निकली पसंद है फर्टिलाइजर स्टॉक? यस, आई थिंक जीएनएफसी अगर फर्टिलाइजर स्टॉक है तो बहुत बढ़िया है। गुजरात नर्मदा यहाँ पर ट्रेड कर रहा है 735 पर, ब्रेकआउट मिला है आज। 720 का कोई स्टॉप लगा चले, 720-25 का, ये करीब 750 तक जाना चाहिए जीएनएफसी। अमरीश, आप कोई फर्टिलाइजर स्टॉक फंडामेंटली पसंद कर रहे हैं? मुझे भी जीएनएफसी पसंद है, और काफी दिनों के बाद इट स्टार्टेड रियली मूविंग वेल। काफी अंडर परफॉर्म किया था बीच में। आई थिंक दिस कैन इजीली गो टू लेवल्स ऑफ अबाउट 825-850। ओके, 25-850, और यहाँ पर एक अच्छा खासा पोटेंशियल देखने को मिल रहा है अक्रॉस द बोर्ड। आज फर्टिलाइजर कंपनियों में तेजी। एक बार चंबल फर्टिलाइजर भी दिखाइएगा, क्योंकि वो पहला ट्रेड था जो आज शिल्पा राउत ने इनफैक्ट मेंशन किया, और वहां पर भी आज दिन भर दरअसल अच्छा मोमेंटम देखिए, 6% के गेन्स इधर देखने को मिले। इनफैक्ट आज सुबह में कार्यक्रम के दौरान ही उनके टारगेट्स मेरे ख्याल काफी करीब आ रहे थे, और 350 का तो टारगेट इसने अचीव लेवल इसने अचीव कर ही लिया है। लक्ष्मण जी, एक और खबर जो हम पढ़ रहे थे कि शायद कैबिनेट रीशफल की कुछ तैयारी हो रही है, क्योंकि कुछ मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है, स्पेशली उन राज्यों में जहां पर ये जीत कर आए हैं इन स्टेट इलेक्शंस के बाद। क्या सुन रहे हैं आप, कुछ बड़े रीशफल की तैयारी है क्या?
देखिए, जो अभी तक संकेत हैं उसके मुताबिक कोई बड़ा रीशफल नहीं होगा, क्योंकि अब महज लोकसभा चुनाव में चंद महीने बाकी है। इतने कम महीने के लिए कैबिनेट में बड़ा फेरबदल किया जाए इसकी संभावना कम होगी। लेकिन हाँ, फेरबदल इस मायने में होगा कि कुछ मंत्रियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी दी जा सकती है या फिर कुछ नए चेहरे शामिल किए जा सकते हैं। वो इस वजह से क्योंकि सरकार ने यानी भारतीय जनता पार्टी ने अपने 21 सांसदों को राज्यों के विधानसभा चुनाव में उतारे थे। उन 21 सांसदों में से 12 सांसद उनके जीत चुके हैं और जो 12 सांसद जीते हैं उसमें से एक केंद्रीय मंत्री भी है, नरेंद्र सिंह तोमर। अब नरेंद्र सिंह तोमर चूंकि जीत चुके हैं तो जाहिर तौर पर संविधान के नियम के मुताबिक अगर आप 2 पद रखते हैं, राज्य विधानसभा चुनाव जीत जाते हैं, लोकसभा में पहले से बने रहते हैं, तो 14 दिन के भीतर आपकी सदस्यता लोकसभा की चली जाती है। तो सदस्यता जाने से पहले ही इन सभी जीते हुए सांसदों ने इस्तीफा दे दिया है प्रधानमंत्री को। अब इसका मतलब ये हुआ कि नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय कृषि मंत्री नहीं रहेंगे। अब वो राज्य में जाएंगे, मुख्यमंत्री बनाया जाए, मंत्री बनाया जाए, जो भी जिम्मेदारी दी जाए, लेकिन केंद्रीय कृषि मंत्री का पद अब खाली हो रहा है। अब यहाँ पर एक नया चेहरा आ सकता है या फिर मौजूदा मंत्री में से किसी एक को अतिरिक्त जिम्मेदारी दी जा सकती है। इसके अलावा 2 जो मंत्री हैं, बाबा बालकनाथ और रेणुका सिंह और प्रहलाद सिंह पटेल, ये राज्य मंत्री के दर्जे पे हैं। तो राज्य मंत्री का पद खाली होता है तो उस पद को भरना कोई बहुत जरूरी नहीं होता है, तो हो सकता है उस पद को सरकार खाली भी रखना चाहे। लेकिन किसी एक का प्रभार लेकर के दूसरे को देना, दूसरे का लेकर तीसरे को देना, वो जो बड़ा फेरबदल की संभावना है, मुझे वो संभावना कम दिख रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में काफी कम वक्त लगा है। अब कोई नया फैसला तो लेना नहीं है, पुराने फैसलों पर अमल करना है। तो मुझे लगता है कि ये कुछ बदलाव आप हल्के फुल्के देख सकते हैं इन मंत्रियों को जीतने के बाद और लोकसभा की सीट और मंत्री पद खाली होने के बाद। ये बिल्कुल लक्ष्मण जी, बाबा बालकनाथ के बारे में कुछ और भी सुनने को मिल रहा है क्या? नहीं सुनने को मिल रहा है। अटकलें इस वजह से बढ़ गई थी चूंकि वो प्रधानमंत्री से आके मिले भी थे और लगातार कई विधायक वहां से आके मिल रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ कहना थोड़ा सा मुश्किल है। उनसे जब पूछा भी गया तो बोला कि जो भी सरकार जिम्मेदारी दे रही है, जो काम हम काम करते रहेंगे। कोई संकेत अभी तक पुख्ता नहीं मिले। ओके जी हाँ, तो देखिए लक्ष्मण जी भी मुस्कुरा रहे हैं। असल में राजस्थान चीफ मिनिस्टर के लिए उनका नाम काफ़ी मतलब लिया जा रहा है कि शायद उनको बनाया जाए। हाँ, काफ़ी चर्चा में है। ट्विटर पर अगर आप देखेंगे तो उनके चर्चे हैं। तो खैर पता चल जाएगा कुछ दिनों में। लक्ष्मण जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब हम इवन मीट एंड ग्रीट में गए थे तब वहाँ पर पूछा गया था कि राजस्थान के सीएम कौन होंगे, तो बोले इलेक्शन होने तो उसके बाद पता चल जाएगा। तो पता नहीं क्या यहाँ पर वाकई में ऐसा हो रहा है या नहीं। खैर मार्केट पर एक बार नज़र डालते हैं। एक बार फिर एक बैंक निफ्टी में स्लिप आई 46,900 से नीचे। एक बार फिर हम 46,850 पर। हालांकि निफ्टी अभी भी ठीक ठाक है, करीब करीब 86 पॉइंट ऊपर निफ्टी है। और एक बार जब निफ्टी का कंट्रीब्यूशन देखते हैं, रिलायंस आज काफ़ी मूड में। इनफैक्ट अपार्ट फ्रॉम आईटी स्टॉक्स, अब आईटी तो खैर डे हाई पर आ गया। अच्छा, एक बार निफ्टी आईटी भी ले आते हैं। ये देखिए निफ्टी का कंट्रीब्यूशन एल&टी, आईटीसी, रिलायंस और इन्फोसिस, इसमें 3 ओल्ड इकोनॉमी के स्टॉक्स। अब जरा एक बार निफ्टी आईटी देख लेते हैं। निफ्टी आईटी फिर डे हाई पे आने की कोशिश कर रहा है। टीसीएस डे हाई पर आ गया है इस समय, अच्छा मोमेंटम। इन्फोसिस डे हाई पर। और उसके अलावा लार्सन एंड ट्यूब्रो, आई थिंक लार्सन एंड ट्यूब्रो में शानदार मूव्स रहे हैं इस हफ्ते, करीब 6.5% के मूव्स। और ये फ्रेश ऑल टाइम हाई, इनफैक्ट काफ़ी बड़ा ऑल टाइम हाई है ये भी प्रीवियस हाइज के मुकाबले। मानस, क्या व्यू रहेगा इस समय लार्सन एंड ट्यूब्रो पर? यहाँ पर जो ट्रेंड है वो बहुत बुलिश बना हुआ है। फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो जो नेट टारगेट होंगे वो 3500 रुपए के आसपास के होंगे। अभी खरीदारी करनी चाहिए। 3340 का आपको स्टॉप लॉस लगा रहा है। ओके, तो एल&टी में एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी क्लियरली दिख रही है। अच्छा, 1-2 और ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं जहां पर मोमेंटम है। पावर कंपनियों में देखिएगा, टाटा पावर का शेयर अब करीब करीब 8-9% का ओआई एडिशन, स्टॉक में 5% का इजाफा देखने को मिला है। रुचित, 295 पर है ये काउंटर। तो अभी भी काफी पॉजिटिव है। हमने जो वॉल्यूम्स भी देख रहे हैं, इतनी अच्छी तेजी होने के बावजूद करंट लेवल्स पे भी ये स्टॉक में काफी अच्छे मोमेंटम। इवन आज के ट्रेडिंग सेशन के पूरे दिन के वॉल्यूम्स देखे तो लास्ट कुछ दिनों के एवरेज वॉल्यूम से कई बेहतर वॉल्यूम्स हो रहे हैं। उसमें आई थिंक ये मोमेंटम कंटिन्यू रहना चाहिए। 300 के कॉल ऑप्शन में थोड़ी राइटिंग है, तो वो एक इमीडिएट हर्डल रहेगा कि एक बार ये 300 का हर्डल क्रॉस हो जाए तो आई थिंक फिर ये कॉल राइटर्स की पोजीशन पे अनवाइंडिंग होगी और ये शॉर्ट कवरिंग प्लस फ्रेश लॉन्ग बिल्डअप, इसके मदद से स्टॉक में तेजी और कंटिन्यू होगी। सो कोई पोजीशन अगर बने रहे 300 के ऊपर अगर निकलता है तो और भी पोजीशन ये स्टॉक में ऐड कर सकते हैं। ओके, चलिए अब काम करते हैं, कुछ और स्टॉक्स देख लेते हैं एक बार।
टाटा मोटर्स में अच्छा मोमेंटम इस समय 715 पर टाटा मोटर्स की, आई थिंक इसका फ्रेश ऑल टाइम हाई होगा। लेकिन अब बात करते हैं स्टर्लिंग एंड विल्सन की। एक बड़ी रकम जुटाने की तैयारी है। CNBC TV 18 के सूत्रों के एक एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन के हिसाब से QIP के थ्रू ये कंपनी पैसा रेज कर सकती है। विवेक अय्यर के पास चलते हैं इस पूरी जानकारी के लिए। आज हम बात कर रहे हैं स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में। याद रखिए पिछले 2 हफ्ते से ये पर्टिकुलर स्टॉक काफ़ी मोमेंटम और काफ़ी तेज़ी में दिखाई दे रहा है। अभी हमारे सूत्रों के अनुसार हमें पता चल रहा है कि कंपनी करीबन 1500 करोड़ तक रेस करना चाह रहा है मार्केट से, और ये जो रेज होगा ये होगा QIP रूट से, जो है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के रूट से। अगर आप देखेंगे तो कंपनी इस पर्टिकुलर QIP से अपना डेट को कम करना चाह रहा है, अपना जो कर्जा है उसे कम करेगा, और हमें पता चल रहा है कि पोस्ट QIP इशुएंस कंपनी डेट फ्री हो जाएगा। नॉट ओनली दिस, कंपनी के पिछले 2 हफ्तों में कई सारे न्यूज़ फ्लो भी आए जो हम ट्रैक कर रहे हैं। सबसे पहले कंपनी ने नाइजीरिया में एक ऑर्डर का डिस्कशन चल रहा है जो नाइजीरियन गवर्नमेंट से कंपनी ले रहा है। ये पर्टिकुलर ऑर्डर का साइज़ काफ़ी बड़ा है, $2.2 बिलियन का ये ऑर्डर है, और कंपनी फाइनल स्टेज में है जहां कंपनी जाके साइन करना चाह रहा है नाइजीरियन से। अपार्ट फ्रॉम दैट, कंपनी जिसका कर्जा काफ़ी प्रॉब्लमेटिक था वो कर्जा भी अभी कम हो रहा है। 418 करोड़ का कर्जा उसको रीपे करना था, और December 4 को कंपनी ने एक्सचेंजेस को बताया कि प्रोमोटर्स ने ये पर्टिकुलर डेट रीपे कर चुका है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसमें और एक ट्रिगर है। जिनको सोलार जो कंपनी का एक सप्लायर है, उसका एक अग्रीमेंट के बाद एक अमाउंट आना है 238 करोड़, 240 करोड़ के करीब कंपनी के अंदर आएगा, और ये मिड दिसंबर में ही आना चाहेगा। हमने ये सब डिटेल्स लेके स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलार को अप्रोच किया। हमने बताया कि हम स्टोरी कर रहे हैं। अभी तक उन्होंने हमें कोई जवाब नहीं दिया, जैसे ही जवाब मिलेगा हम बताएंगे। बट अब तक द मेन स्टोरी ये है कि 1500 करोड़ तक स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी QIP रूट के द्वारा रेस करने जा रहा है। ओके विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया। ये इस समय स्टर्लिंग एंड विल्सन पर एक अपडेट। अच्छा, एक बार स्टॉक लेकर आइए IRCTC। और IRCTC आज सुबह हम डिस्कस कर रहे थे, और प्रशांत सावंत से हमने एक इस पर कॉल लिया था। उसके बाद डिस्कस करने के बाद 730 का कॉल ऑप्शन लिया गया था। तब मेरे ख्याल से वो ऑप्शन करीब करीब 20 या 21 रुपये पे था, और वो ऑप्शन 40 रुपये तक हो गया आया था। इस समय अभी भी 33 रुपये पर है वो ऑप्शन, तो उसमें आज पैसा ऑलमोस्ट डबल हुआ होगा आपका 730 वाले उस कॉल ऑप्शन में। ये आपकी स्क्रीन पर। अमरीश, रेलवे रिलेटेड स्टॉक्स में कुछ पसंद है आपके पास? कोई स्टॉक पसंद है आपको? सभी पसंद थे, पर सभी चल चुके हैं। बट मुझे लगता है कि IRCTC जहाँ पे थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्मेंस देखा था हम लोग ने इन द लास्ट 1 ईयर, शायद ये अभी चलेगा, बिकॉज क्लियरली आई थिंक द वन ट्रिगर विल बी दोस 100 सेट्स ऑफ वंदे भारत एक्सप्रेस जो इंट्रोड्यूस हो रहे हैं फॉर द नेक्स्ट 2 years। आई थिंक दिस विल बी अ किकर फॉर द रेवेन्यूज फॉर IRCTC। तो मुझे लगता है कि वन शुड इवन बाय इट एट द करंट लेवल्स, क्योंकि अपसाइड इज आई थिंक क्वाइट डिसेंट फ्रॉम हियर। टिप्स पर खरीदा जा सकता है IRCTC, अपसाइड की गुंजाइश है यहाँ पर। IRCTC तो क्या 1300 तक के लेवल्स दिखा चुका है आपको अपने ग्लोरियस टाइम में, तो वो भी आपको ध्यान रखना है कि कितना यहाँ पर मोमेंटम देखने को मिल चुका है, और शायद हो सकता है। अच्छा, एक और काउंटर जिसमें अच्छी खासी हरकत आज देखने को मिल रही है, इंडिया मार्ट। और इंडिया मार्ट आपको याद होगा एक स्टॉक था जिसके खूब जलवे थे कोविड काल में, तो 2020 और 2021 में बहुत तगड़े रिटर्न्स इसने दिए। उसके बाद हमने देखा है स्टॉक थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ। यहाँ पर ऑफ कोर्स कुछ प्राइस एडजस्टमेंट भी देखने को मिला है, लेकिन आज की ये तेजी, पहले तो रचना जी बताइए इंडिया मार्ट अगला पड़ाव क्या रहेगा? 2700 पर दस्तक दे रहा है ये, और फंडामेंटली फिर मैं अमरीश से भी राय लूंगी। आप म्यूट पर हैं शायद। जी सॉरी, जहां तक इंडिया मार्ट की बात है, यहाँ पे 2780 तक का रास्ता बिल्कुल क्लियर है, तो 2780 तक का टारगेट यहाँ पे लेके चल सकते हैं। और काफी दिनों के कंसोलिडेशन के बाद एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट से आज इसने ये मूवमेंट शुरू करी है, और आज इसका पहला दिन है, तो यहाँ पे कंटिन्यूटी की भी उम्मीद रह सकती है। एंड 2780 के आसपास जब ये पहुंचेगा तो वहां पे एक बार इनको बुकआउट करना चाहिए। 80 तक का रास्ता साफ है, लेकिन अमरीश अब नए ट्रिगर्स क्या रहेंगे इंडिया मार्ट के? क्या इस स्टॉक में अभी भी उतना ही दम है जितना शायद कोविड टाइम्स पे देखने को मिला था?
हर्षदा इनफैक्ट इंडिया मार्ट में उतना ट्रैक नहीं करता तो इस पे टिप्पणी देना थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए। नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन यहाँ पर एक अच्छी खासी हरकत फिर से लौटती हुई दिखाई दे रही है। अब देखते हैं कि क्या ये स्टॉक उतना बढ़ पाता है जितना पहले अपेक्षा की जाती थी। यहाँ पर एक बोनस वाला इशू भी आया था, उसको भी एडजस्ट किया प्राइस ने और फिर यहाँ पर एक्टिविटी बढ़ी है। अच्छा चलिए जतिन गेडिया को जोड़ लेते हैं, वो हमारे साथ अब तैयार है। जतिन जी गुड आफ्टरनून, बताइए आपका नया ट्रेड। गुड आफ्टरनून हर्षदा जी। तो हमें लगता है कि निफ्टी में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जारी रहेगा, इसके लिए हम बाई साइड का एक ट्रेड लेके आए आईटी पैक में से। कोफोर्ज हमारा पसंदीदा शेयर है, हमको लगता है कि शॉर्ट टर्म में अराउंड 6000 तक के लेवल्स ये दिखा सकता है। हमें लगता है कि एक शार्प रनअप के बाद पिछले 3 हफ्तों से ये कंसोलिडेट कर रहा है और कंसोलिडेशन में एक बेस बना है और कहीं ना कहीं ये कंसोलिडेशन अभी मैच्योर हो गया है। तो लगता है कि नेक्स्ट वेव ऑफ स्टार्ट हो चुका है और 6000 के टारगेट के साथ बाय करना चाहूंगा और हम स्टॉप लॉस इसमें 5580 के रखना चाहेंगे। कोफोर्ज यहाँ पर एक बाय कॉल इनिशिएट होता हुआ। एक बार ग्लेनमार्क देखते हैं जरा। ग्लेनमार्क 4.5% का मूव हुआ इस समय ग्लेनमार्क में, और ये देखिए ये स्टॉक का अब 815 पर शानदार मोमेंटम। यहाँ पर एक जो बस था हर्षदा सीरीज शुरू होने में, वो ये था कि जो ग्लेनमार्क लाइफ उन्होंने बेचा था, हाँ। उसके बाद वो जो पैसा आना था वो शायद इस महीने आ जाएगा। ये एक रीज़न है जिसकी वजह से आप इस तरीके का मूव यहाँ पर देख रहे हैं ग्लेनमार्क में। लेकिन अमरीश आपके रेडार पर है क्या ग्लेनमार्क? हाँ, ग्लेनमार्क तो रेडार पे है एंड आई थिंक विद दिस फंड्स कमिंग इन ये काफी पॉजिटिव रहेगा इस कंपनी के लिए। सो आई थिंक वी विल अगेन सी अ डिसेंट अपसाइड, मे बी अबाउट 15 to 20% अपसाइड है यहाँ से। 20 अपसाइड है यहाँ पर। टेक्निकली कैसा लग रहा है ये स्टॉक आपको? मानस एक बार चार्ट देख के बताइए। देखिए चार के चौके के लिए मैंने इसको शॉर्टलिस्ट किया हुआ था। ब्रेकआउट ऑलरेडी है चार्ट्स पे, तो करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। 880 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं और 794 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। आपने मेंशन किया है तो शुरुआत कर ही देते हैं चार के चौके की। मानस आपको एक नया ट्रेड ढूंढना पड़ेगा। ग्लेनमार्क फार्मा की हमने बातचीत क्योंकि कर ली है। जतिन से सस्ता ऑप्शन लेंगे, एफनो सुपरस्टार रचना वैद्य देने वाली है। मानस चार्ट का चमत्कार के लिए एक नया ट्रेड जोड़ेंगे और अमरीश पलीगा से लेंगे मिड कैप फंडा। तो बताइए जतिन सस्ता ऑप्शन। देखिए सस्ता ऑप्शन की अगर जो बात करूं तो मैं आज के ट्रेडिंग सेशन में मैंने देखा है कि मेटल काउंटर में एक फिर से पॉजिटिव मोमेंटम रिज्यूम हुआ है। तो मैं जिंदाल स्टील का 700 का कॉल बाय करके चलना चाहूंगा। इसमें स्टॉप लॉस मेरे 12 के रहेंगे और टारगेट मेरा 31 और 37 का रहेगा। ओके तो JSPL में एक अपॉर्चुनिटी, और JSPL का जिक्र दरअसल रचना भी कर रही थी, जहां पर अच्छी खासी हरकत वैसे भी आज देखने को मिली है। तो ये फिलहाल 700 का कॉल लेने की सलाह 18 के आसपास जो इस समय कर रहा है ट्रेड। रचना जी आपकी बारी, आपका एफनो सुपरस्टार। जी मेरा एफनो सुपरस्टार रहेगा LTTS का फ्यूचर्स। LTTS के फ्यूचर्स में अगर हम लॉन्ग करते हैं और ऐसे लगाते हैं 4770 पे, तो ऊपर वाली साइड पे यहाँ पे 4860 का पहला टारगेट होना चाहिए और सेकंड टारगेट होना चाहिए 4940 का, और इसको पोजिशनली कैरी भी कर सकते हैं। अच्छा मानस, चार्ट का चमत्कार के लिए आपकी पिक क्या होगी? तो देखिए अब आप टाटा मोटर्स पे ध्यान दीजिए। एक फ्लैग पैटर्न बन रहा था 4 दिनों से, जस्ट अभी कुछ मिनटों पहले फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो टाटा मोटर्स में करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। 710 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 735 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं टाटा मोटर्स में। मैंने कैश लेवल्स बताए हैं। ऑप्शन में आप ट्रेड लेना चाहे तो 720 वाला कॉल ऑप्शन जो 20 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर 15 रुपए के स्टॉप लॉस खरीदारी करिए और 32 रुपए के टारगेट सेट करिए। ओके तो टाटा मोटर्स में एक अच्छा खासा मौका आपके लिए साफ दिखाई दे रहा है। आप सीधा फ्यूचर्स में ले सकते हैं या फिर आपके लिए एक विकल्प है 720 का कॉल लेने का। अमरीश बताइए मिड कैप फंडा। मिड कैप में मेरा जो मीडियम टर्म पिक है जेके पेपर है, जो लीडिंग प्लेयर है इन पेपर सेगमेंट, मार्केट लीडर है ऑफिस पेपर सेगमेंट में विद अबाउट 30% मार्केट शेयर और पैकेजिंग बोर्ड में करीब 20% मार्केट शेयर है। डिस्ट्रीब्यूशन फुटप्रिंट है करीब 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज में, और कंपनी ऑल्सो एक्सपोर्ट करती है टू अबाउट 60 कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड। लास्ट ईयर कोरुगेटेड पैकेजिंग बिजनेस भी एक्वायर किया था एंड दैट इज स्टेबलाइज्ड रिसेंटली वेल।
और जो अपना Q2 का परफॉर्मेंस था काफी अच्छा था, रेवेन्यू ग्रोथ वी हैव सीन अबाउट 74%, EBITDA इज अप अबाउट 145%, नेट डेट कम हुआ है, और रिसेंटली लास्ट 2-3 दिन में पेपर प्राइसेस भी बढ़े हैं, बिकॉज ऑफ व्हिच वी हैव सीन अ डिसेंट मूव इन दिस स्टॉक, पर यहाँ से भी काफी अपसाइड है। तो मेरा टारगेट है 468 का, विच इज बेस्ड ऑन 78 रुपीज EPS फॉर FY25। ओके, तो जेके पेपर में एक अपॉर्चुनिटी क्लियरली बन रही है, ये अमरीश को इस समय पसंद है। फटाफट से मैं आपके लिए रिकैप कर रही हूँ सारे ट्रेड्स। जतिन ने इनफैक्ट JSPL पर पहला कॉल दिया, 700 का कॉल लेने की सलाह, टारगेट 31 से 37 के करीब 19.50 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। फिर आया एफिनो सुपरस्टार रचना जी की तरफ से LTTS 4860 और 4940 के लिए एक मौका, यहाँ स्टॉप लॉस 4800 पर लगेगा। मानस ने जो ट्रेड दिया है वो है टाटा मोटर्स का, 735 के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, 710 स्टॉप लॉस का काम करेगा। और अमरीश को पसंद है जेके पेपर, 468 के लिए एक माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर आप तेजी की पोजीशंस ले सकते हैं। अच्छा, एक स्टॉक जिसकी चर्चा हम कर रहे थे कल और आज सुबह में भी, वो है होनासा। अमरीश, इस पर क्या विचार है? कल फायरसाइड की बिकवाली के बाद स्टॉक थोड़ा सा ठंडा पड़ा था, लेकिन आज फिर करीब 4% का कैचअप। कि ये स्टॉक एक्सपेंसिव था और अभी भी है, क्योंकि जो IPO में आया था वी हैव सीन दैट रिस्पांस वाजंट टू ग्रेट, पर उसके बाद जो अर्निंग्स आए, बेस्ड ऑन दोज अर्निंग्स ये स्टॉक काफी बढ़ गया था। बट देन इफ यू एक्चुअली लुक एट द फिगर्स, करीब 29 करोड़ इनका जो प्रॉफिट है बढ़ा था, दे आर सेइंग इट्स अबाउट नियरली डबल फ्रॉम लास्ट ईयर, बट 29 करोड़ प्रॉफिट के अगेंस्ट यदि आपका मार्केट कैप गोज अप बाय 5000 करोड़, तो ये वो काफी ज्यादा जंप था, विच आई डोंट थिंक इज सस्टेनेबल। तो मैं तो ये स्टॉक लूंगा नहीं इस लेवल पे भी, या इवन इफ इट करेक्ट्स एंड 15-20%, वहां भी मुझे एक्सपेंसिव लगता है। ओके, थोड़ा महंगा तो लगता है। खैर चलिए, अब एक काम करते हैं, महंगे स्टॉक्स की बात हो रही है तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स एटलीस्ट करंट अर्निंग्स पे भले ही महंगा लग रहा हो, लेकिन तेज़ी ज़बरदस्त है और एक महीने में फिर 40% की छलांग लगाकर रिकॉर्ड लेवल्स पर पहुंच गया और आज भी 7% ऊपर है ये स्टॉक। कुछ दिलचस्प आंकड़े जान लेते हैं स्टॉक के सुमित के साथ। सुमित, बताइए। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एक शानदार तेजी के साथ ये स्टॉक कामकाज कर रहा है और हाल फिलहाल में जिस तरह का अपमूव आया है, जिस तरह के न्यूज़ फ्लोज रहे हैं, उसके स्टॉक ने एक बढ़िया तेजी दिखाई भी है। ये तेजी के बाद स्टॉक करीब 1,80,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप पे पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा है और बहुत सारे इंटरेस्टिंग तथ्य भी हैं इससे रिलेटेड। पहले तो करीब 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास ही कंपनी की मार्केट कैप पहुंच गई है। ऑर्डर बुक 85,000 करोड़ रुपए, इस तरह की कंपनी के पास एक मेगा ऑर्डर बुक है, जो कि इन्होंने पिछले फाइनेंशियल ईयर क्लोजर तक बताए थे। इसके अलावा ये रिसेंटली एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ था, जबकि पीएम ने एक तेजस की सवारी की थी और वो तेजस की सवारी के बाद से ही अब तक ये स्टॉक करीब 27% की बढ़िया तेजी दिखा चुका है। तो एक ट्रिगर वो बना था और दूसरा ट्रिगर था डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से एक बड़े तेजस एक्विजिशन को लेकर अपडेट आया था। ये कुछ रिटर्न, एक महीने के अंदर स्टॉक 40% चला है, 6 महीने में करीब 60% चला है और ईयर टू डेट अब तक करीब 115% की एक शानदार तेजी HCL के स्टॉक के अंदर हमने ऑलरेडी देख भी ली है। लाइकवाइज कुछ और अगर नंबर्स की बात करें तो 1 साल में करीब 100%, 3 साल में 550% और 5 साल में रफली जितना समय हुआ इसकी लिस्टिंग को, तब से लेकर अब तक करीब 600% की एक शानदार तेजी HCL के स्टॉक में हमने ऑलरेडी देखी है और निचले स्तर 600 रुपये और उसके बाद जो बढ़िया तेजी है वो तो ऑलरेडी दिखा चुका है स्टॉक। ये देश की 35वीं सबसे बड़ी कंपनी के तौर पर अब शुमार होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, करीब 1,80,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप के बाद। 7वीं सबसे बड़ी PSU बन चुका है। अगर दिग्गज PSU में श्रेणी में देखा जाए तो 7वें पायदान पे पहुंच चुका है ऑलरेडी। निफ्टी की करीब 17 ऐसी कंपनियां हैं जिससे ज्यादा HCL की मार्केट कैप पहुंचते हुए दिखाई पड़ रही है। 1,80,000 करोड़ रुपए के सामने जो निफ्टी की बाई कंपनियां हैं उससे नीचे दिखाई पड़ेंगी। और साथ ही साथ ये कुछ और कंपनियां जो कि मार्केट कैप के लिहाज से एक दिग्गज मानी जाती है PSU स्पेस में। तो सबसे बड़ी कंपनी PSU में SBI 5.5 लाख करोड़, LIC 5.5 लाख करोड़, NTPC करीब 3.5 लाख करोड़, ONGC रफली 2.5 लाख करोड़ और इसके अलावा आते हैं कोल इंडिया का नाम करीब 2 लाख करोड़, पावर ग्रिड 2 लाख करोड़ और अब इसी श्रेणी में शामिल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है HCL करीब 1,70,000 या 1,80,000 करोड़ रुपए के आसपास की मार्केट कैप है। डिफेंस में मेक इन इंडिया का एक बड़ा पुश, इसकी वजह से स्टॉक के अंदर एक बड़ी तेजी आते हुए दिखाई पड़ रही है। रिसेंटली डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से 97 नए तेजस खरीदने की मंजूरी मिली और कंपनी लगातार डिलीवर भी कर रही है। तो इस तरह की डिलीवरी और इस तरह की ऑर्डर फ्लोज कंपनी के लिए कंटिन्यू है। एक अच्छे एक्सपोर्ट की उम्मीद कंपनी गोइंग फॉरवर्ड लगा रही है, ना केवल घरेलू बाजारों में बल्कि विदेशी बाजारों के अंदर भी
एक अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ट्रिगर्स जो ये कंपनी के लिए कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहा है, जिसकी वजह से आसमान में पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है HCL का स्टॉक। में उड़ रहा है और अच्छी उड़ान रही है हाल की। 97 तेजस का ऑर्डर कंपनी के हाथ लगा। इनफैक्ट इंडिजिनाइजेशन पर जो पूरा थ्रस्ट है सरकार का, उसकी एक और झलक कल भी दिखाई देगी, क्योंकि कल दिल्ली में एवियोनिक्स का एक्सपो भी हो रहा है और उसमें हैल की तरफ से बड़े प्रेजेंटेशंस, बड़ा R&D पर कुछ प्रोडक्ट्स अनवेल होते हुए दिखाई देंगे। अमरीश, रफ्तार तो इसमें है और ये स्टॉक इनफैक्ट फाइटर जेट नहीं रॉकेट की तरह भागता है। बताइए अब 2700 के आसपास क्या नई खरीदारी बनती है या नहीं? ये स्टॉक इनफैक्ट मैंने रेकमेंड किया था 1200 के लेवल पे, शायद वहां से आई थिंक इट्स ऑलरेडी बिकम अबाउट 4 to 5 times, आई मीन इफ यू आर लुकिंग एट द स्प्लिट एंड ऑल दैट। तो मुझे लगता है कि इस लेवल पे तो फ्रेश बाइंग आई वुड रेकमेंड, क्योंकि जो भी अच्छा न्यूज है आ चुका है, आई थिंक इट्स ऑलरेडी देयर इन द प्राइस, काफी अच्छे ऑर्डर्स आए हैं एंड आई थिंक लाइक इंडियाज डिफेंस इज क्लियरली ऑन द ग्लोबल मैप। पर आई मीन फॉर ऑल द डिफेंस कंपनीज मुझे लगता है कि एक शायद रेड फ्लैग आ सकता है आगे जाके, वो है एग्जीक्यूशन। क्योंकि जिस हिसाब से इनको ऑर्डर्स आए हैं, मल्टीपल टाइम्स देयर कैपेसिटी, तो इन केस वी सी एग्जीक्यूशन इश्यूज गोइंग अहेड, आई थिंक दैट विल बी एन इश्यू। तो मुझे लगता है कि इस लेवल पे फ्रेश बाइंग तो करना नहीं चाहिए। थोड़ा सा ये रिस्क फैक्टर तो है एग्जीक्यूशन का, लेकिन मतलब जिस तरीके से एक PM मोदी का विजन रहा है मेक इन इंडिया का और इंडिजिनस का, मुझे लग रहा है ये रिस्क भी धीरे धीरे कम हो रहा है आहिस्ता। और अभी रिसेंटली कुछ आई थिंक एक बार इनकी डिलीवरी स्टार्ट होंगे, उसके बाद मुझे लग रहा है कि वो रिस्क धीरे धीरे और कम होगा, क्योंकि मार्केट कुछ तो प्राइसिंग करने की कोशिश कर रहा है। अदरवाइज इस तरीके से इतना बड़ा मार्केट कैप नहीं होगा 1,80,000 करोड़ का। और मुझे याद है 1600 पे भी ये स्टॉक महंगा दिखता था और अब वहाँ से डबल से ज़्यादा हो गया है। तो ये मतलब कुछ यहाँ पे कुछ अलग ही बन रहा है। ये एक ऑर्डर बुक में देख रहा था, और अभी जो रिसेंटली ऑर्डर्स दिए गए थे वो डिफेंस काउंसिल से, वो करीब करीब 2,30,000 करोड़ के ऑर्डर थे। तो ऑर्डर बुक तो बहुत ज़बरदस्त है। एग्जीक्यूशन होगा या नहीं ये देखना होगा, और अगर एग्जीक्यूशन हो गया और सही साब हो गया तो मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए, क्योंकि PM मोदी ने खुद इसमें एक तरीके से इसे कहते हैं ना, अपनी खुद की इमेज इसमें डाल दी है। वो ट्विटर पे उन्होंने वो जो तेजस में जो बैठे थे वो, तो वो मुझे लग रहा है है कि मार्केट उसी को एक लेके चल रहा है, एक उसी भरोसे पे मार्केट चल रहा है। अदरवाइज ये स्टॉक इतना नहीं चलना चाहिए जितना इस महीने ऑलरेडी चल गया है। अच्छी खासी हरकत देखने को मिली 2708 के लेवल्स पर। बस एग्जीक्यूट कर दे जो भी ऑर्डर्स इनके हाथ लग रहे हैं और टाइमली एग्जीक्यूशन हो जाए तो सोने पे सुहागा रहेगा। चलिए एक दो और ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं जहां पर आज मोमेंटम है, शायद तेजस जैसा नहीं लेकिन मोमेंटम तो है ही। अच्छा, आज कल सुबह में आपको याद होगा IEX हमने मेंशन किया था, जो अपडेट आया था नवंबर का। स्टॉक है करीब 149 के आसपास। जतिन ट्रैक करते हैं क्या IEX? जी बिल्कुल। तो IEX का अगर जो मैं देखूं चार्ट, तो एक कंसोलिडेशन में से ब्रेकआउट करने का ट्राई कर रहा है। 151 का जो लेवल है उसके ऊपर जो ट्रेड करता है तो आई थिंक इजीली ये 5 से 6 रुपए और चल सकता है। इसके लिए वो एक कंडीशनल बाय लगा के हम चल सकते हैं। अबव 151 हम बाय करेंगे तो 157 158 तक का ये अपसाइड पोटेंशियल है इसमें। और अगर जो स्टॉप लॉस लगाने की मैं बात करूं तो 144 का एक स्टॉप लॉस लगाना। 44 का स्टॉप लॉस और 158 तक के टारगेट्स। अच्छा, सिरमा SGS, इसकी चर्चा हम खूब करते हैं आशीष चतुर्मोता के साथ, तो ये स्टॉक ट्रैक करते आए हैं। अमरीश, आपका मैं एक इंडिपेंडेंट व्यू भी लेना चाहती हूँ, क्योंकि स्टॉक देखिए आज 3-3.5% तक के गेन्स दिखा चुका है। इस साल 100% से ज्यादा की कमाई सिरमा ने आपको करके दी है, और ये पूरी EMS की थीम वैसे भी काफी एक्टिव है और यहाँ पर और निवेश आने के पूरे चांसेस दिख रहे हैं। ये और इसके सामने डिक्सन और बाकी पियर्स, बेस्ट प्ले क्या रहेगा? इसमें तो बेस्ट प्ले मुझे लगता है कि सिरमाए है, क्योंकि ये भी मेरा पिक रहा है पहले भी। इट कंटिन्यूज टू बी माय पिक। और आई मीन इफ यू जस्ट बिकॉज Q2 वाज सॉफ्ट, वहां पे वी हैड सीन सम करेक्शन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। पर आगे जाके मुझे लगता है कि विद द सॉर्ट ऑफ ऑर्डर बुक पोजीशन व्हिच इज देयर, करीब 4,000 करोड़ के पास उनका ऑर्डर बुक पोजीशन है, व्हिच इज टू बी डिलीवर्ड ओवर द नेक्स्ट 18 मंथ्स। और जो डोमेस्टिक बिजनेस है ये इनका ग्रो कर रहा है करीब 78% वाई ऑन वाई। तो मुझे लगता है कि इवन एट दीज लेवल्स इट शुड बी बॉट। ओके, अच्छा एक बार जरा जी एंटरटेनमेंट देख लेते हैं। आई थिंक बैन में है जी, लेकिन
3% ऊपर, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है क्योंकि बैन में जिस दिन आया था उस दिन ये स्टॉक काफ़ी गिरा था। तब थोड़ा सा बज़ ये था कि क्या वो डील हो रही है या नहीं हो रही है। आज 6 दिसंबर हो गई है, 21 दिसंबर वो डेडलाइन है। तो जो भी डिसीजन आना है मेरे ख्याल से अगले 3-4 दिन में आ जाना चाहिए शायद। अमरीश, यहाँ पर एक बाइनरी प्ले है जी, आप किस तरफ झुकाव है आपका, लॉन्ग साइड या शॉर्ट साइड जी में? जी में मेरा जो फील है लॉन्ग साइड का है, बिकॉज आई बिलीव जी डज नॉट हैव मच ऑफ एन ऑप्शन बट टू गो इन फॉर दिस मर्जर. तो आई थिंक दे विल डू एवरीथिंग टू जस्ट रिमूव ऑल द रोड ब्लॉक्स. सो इवन एट दीज लेवल्स आई वुड बी अ बायर, क्योंकि जब मर्जर होता है फाइनली, I think we'll see the stock at least about 25-30% higher than where we are. So clearly looking at 300 plus. ओके, इसमें शायद बस एक पेच ये फंसेगा कि अगर पुनीत गोयल का मान जाते हैं कि वो नहीं रहेंगे मैनेजमेंट में, तो उनको जो वो एडिशनल स्टेक मिलना था उसका क्या होगा? मेरे ख्याल से वो एक थोड़ा सा एक इशू आएगा हर्षिता। तो इसके लिए देखिए, मेरे ख्याल से कोई जानता नहीं इसमें हो क्या रहा है, ये काफ़ी वॉलेटाइल है। इसमें एक चीज़ बहुत क्लियर है, अगर वो डील हो गई सिस्टमेटिकली, अगर वो डील सेल थ्रू हुई तो 350 से 400 का भाव, और अगर वो डील नहीं हुई तो 150 का भाव, 100 से 150 का भाव। दो सिंपल है, 250 भी नहीं रहेगा ये। तो एक अप्रोच ये थी कि जिस दिन बैन से बाहर आए, और होपफुली न्यूज़ से पहले अगर बैन से बाहर आ जाए, तब आप एक स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल भी एक चाहें तो बना सकते हैं, वहाँ से भी आपको एक पैसा बन सकता है। लेकिन या फिर इस डील को होने या ना होने का वेट कर लें, फिर शायद एक ट्रेड मिले तो बन जाए। लेकिन एक काम करते हैं, एक दो ट्रेड और लेते हैं। अशोक लेलैंड में अच्छा मोमेंटम बन रहा है। गावा सर, ये आपका फेवरेट स्टॉक है, पोर्टफोलियो में भी है, क्या करें यहाँ पर? यहाँ पर खरीदने की जगह स्टॉक मेरे पास पोर्टफोलियो में है। बेस जैसे हमने पिछले हफ्ते बात की थी कि 172-173 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, वहीं पर आके रुका है। और आज का जो बार है एक एग्रेसिव बार है और एक रिवर्सल बार बना हुआ है टेक्निकली। तो यहाँ से अगर आज का लो के नीचे स्टॉप लगाए 174, तो भी एक फ्रेश ट्रेड बनता है। इसका जो टारगेट है 183-84, एक नियर टर्म में कोई 187 है। मेरा टारगेट कुछ 2-3 महीने का है, करीब 225। मेरे प्योरली ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में है। मेरे ख्याल से ये स्टॉक अशोक लेलैंड बढ़िया लगता है मुझे। अशोक लेलैंड बढ़िया लग रहा है, यहाँ पर एक मोमेंटम। अच्छा, एक बार टाटा मोटर्स भी आपकी स्क्रीन पर रख देते हैं, क्योंकि टाटा मोटर्स 4 का चौका में मानस ने आपके लिए आइडेंटिफाई करके दिया था, और स्टॉक देखिए 723 तक के लेवल्स छूकर अब करीब 720-80 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 720 वाली कॉल भी लगे हाथ दिखा दीजिएगा, क्योंकि उसके जरिए भी एक विकल्प अच्छा खासा मानस ने दिया था कि मोमेंटम है, वो भी आप ट्रेड ले सकते हैं। तो 720 की कॉल करंट लेवल्स पर कहां पहुंची है वो आपको फटाफट से दिखा देंगे, क्योंकि इस स्टॉक में कैश और फ्यूचर्स में मोमेंटम अच्छा खासा बनता हुआ देखिए, देखते ही देखते 23 रुपए के आसपास हो गई। ये ट्रेड को कंटिन्यू रखेंगे ना मानस? रखेंगे। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट है, क्योंकि 7-8 दिनों का कंसोलिडेशन हो गया और ये एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है। तो बिल्कुल इस ऑप्शन में आप बने रहिए। आई थिंक आपको 30 रुपए तक के भाव आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएंगे इस ऑप्शन में। बिल्कुल बने रहें इसमें। ये हो गई मानस की पिक। टाटा मोटर्स आज एक ब्लू स्काई टेरिटरी में, और अच्छा मोमेंटम है यहाँ इस समय। अच्छा, आज अदानी एंटरप्राइजेस में थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग है, इनफैक्ट काफ़ी प्रॉफिट टेकिंग है आज अदानी एंटरप्राइजेस में। और ये स्टॉक आप देखिए इस समय डे लो पर आ गया है, 2-2.5% नीचे इस समय। लेकिन चलिए अब थोड़ी सी लंबे समय की बात करते हैं। बिग मार्केट वॉइसेस में आज हमारे साथ जुड़े हैं पाइपर सरिका के फाउंडर और फंड मैनेजर अभय अग्रवाल। अभय जी, गुड आफ्टरनून। 3 दिन में इतनी बड़ी रैली, और उससे पहले भी मार्केट में खैर रैली थी इंटैक्ट, लेकिन वो इलेक्शन वर्डिक्ट के बाद तो एकदम वन वे तेजी। क्या अब थोड़ा मार्केट में लॉन्ग ही रहा जाए, या मतलब इन लेवल्स पर भी कैश डिप्लॉय किया जाए, और अगर हाँ तो कहाँ? जी, गुड आफ्टरनून अनुज, आपको सारे दर्शकों को। सो आई थिंक जो इलेक्शन का रिजल्ट आया इज क्लियरली बेटर देन जो मार्केट का डर था। तो काफी डर कम हो गया है, लोग इसको क्लियरली रीड कर रहे हैं, बड़े इन्वेस्टर्स भी रीड कर रहे हैं एज अ डायरेक्शन फॉर 2024 यूनियन इलेक्शंस। तो एक बड़ा ओवरहैंग जो था मार्केट को, जो फंड फ्लोज को डिप्रेस कर रहा था, वो अब निकल गया है। तो मुझे नहीं लगता कि अब इन्वेस्टर्स को ज्यादा कैश में बैठना चाहिए। हमने खुद काफी कैश डिप्लॉय किया है पिछले 10-15 दिनों में, और अपनी कैश एलोकेशन जो हमने बढ़ाई थी वो कम करी है। अब इन्वेस्टर्स को 2 ऑप्शंस हैं, या तो जो स्टॉक जैसे अभी मैं देख रहा था, डिस्कस कर रहे थे, काफी मोमेंटम में है अभी भी PSUs, बैंक्स भी और डिफेंस स्टॉक्स भी। तो या तो आप
शॉर्ट टर्म खेलना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, तो उस रैली को खेलते रहिए क्योंकि वो एक इजी रैली है। और दूसरा पर अगर मेहनत करना चाहें तो ऐसे सेक्टर्स पे आप फोकस करें जहां पे अगले 3-4 साल में मल्टी बैगर्स अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, जहां पे अर्निंग्स ग्रोथ है पर वैल्यूएशंस अभी भी वैल्यू लेवल पे हैं। तो मुझे लगता है डिस्पाइट ये जो अनुज शार्प रैली हुई है मार्केट में, न्यू हाइस पे हैं हम, इसके बावजूद हैं ऐसे सेक्टर्स जिन्होंने पिछले 3-4 साल में परफॉर्म नहीं किया है बाकी लीडिंग सेक्टर्स के साथ। तो वहां पे मुझे लगता है अगर पेशेंट इन्वेस्टर्स हैं तो वहां पे क्लियरली अपॉर्चुनिटीज हैं अभी। ओके, तो एक दो सेक्टर की बात करते हैं जहां पर काफ़ी मोमेंटम है। फॉर एग्जांपल डिफेंस, हम अभी बात कर रहे थे डिफेंस की, शानदार मोमेंटम यहाँ पर HAL जैसे स्टॉक्स में, यहाँ पर आपका क्या व्यू होगा? आई थिंक जो नियर टर्म में देखूंगा अगर तो मुझे लगता है काफी कुछ अपसाइड जो है वो ऑलरेडी बेक्ड इन है वैल्यूएशंस में। तो प्योरली ऑन वैल्यूएशन बेसिस अनुज में कहूँ तो मुझे यहाँ से अगले 6 महीने साल भर के लिए ज्यादा अपसाइड नहीं दिखती है। बट एट द सेम टाइम सेंटिमेंट जब इतना स्ट्रांग होता है और कंटिन्यूसली लोगों ने पैसा बनाया है डिफेंस स्टॉक स्पेशली HAL जैसे स्टॉक्स में, तो किसी के लिए उसको ना खरीदना या बेच देना भी मुश्किल होता है। तो मुझे लगता है प्योरली सेंटिमेंट ड्रिवन रैली में भी 5-10% की यहाँ से और दिख सकती है। पर एट सम पॉइंट ऑफ टाइम अनुज जो वैल्यूएशंस हैं दे विल टेक ओवर। ये काफी सारे स्टॉक्स अगर मैं कहूँ एक थीम में एक्सपेंसिव हो गए हैं, तो एक रिस्क ये है कि गिरे ना तो भी एक साइडवेज करेक्शन में जा सकते हैं साल 1.5 साल के लिए। ओके, अच्छा हर्षदा देखिए फिर ऑल टाइम हाई पर हाँ, निफ्टी। वही देखिए, ये 3 PM मूव है क्या? 3 PM मूव कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन इशू वही है सारा का सारा कि आज फिर थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आई ज़रूर, लेकिन लोअर लेवल से फिर बाइंग आ गई, तो मतलब रैली आनी है। अच्छा, आज के मूव ने एक बहुत शानदार चीज़ कर दी है। कल का लो था 2711, हमने सुबह सुबह लिखा था उस लेवल को, आज का लो है 2852। अब आपके लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अपने आप बढ़ गया 2852। तो आपने अगर उस दिन लिया है, किसी भी दिन लिया है, आप किसी भी लेवल पर लेके बैठे हैं, आप ग्रीन में हैं, अब आपके लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बढ़ के हो गया आज का लो। बहुत सिंपल, इस मंत्रा को अब अगले 3-4 दिन तक आपको संभाल के रखना है। हु नोस कि आप कितना प्रॉफिट बुक करेंगे। हो सकता है आप 21,400 पे जाके प्रॉफिट बुक करें इस तरीके से, हो सकता है 21,600 प्रॉफिट बुक करें, लेकिन एक चीज़ तो क्लियर हो गई, अब एटलीस्ट 2852 तक का तो आप सिक्योर हो गए कि आपका प्रॉफिट जो भी बुक होगा वो एटलीस्ट 2852 पर बुक होगा। वो एक जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है उसका मैजिक है, ये प्रीवियस डे का लो आपका नया ट्रेडिंग स्टॉप लॉस। चलिए, तो ये फिलहाल इंडेक्स पर क्लियर कट व्यू आपके लिए एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी, जैसे जैसे मार्केट बढ़ रहा है आज का लो आपका नया स्टॉप लॉस का काम करेगा। 21,000 की वापसी होती हुई निफ्टी पर अब 50 पॉइंट और लग रहा है जिस तरह से मोमेंटम आया है वो पहुंच भी जाएगा। किन स्टॉक्स की बदौलत ये पुश आ रहा है वो भी आपको मैं आपके सामने पेश कर देती हूँ, फिर इस चर्चा को जारी रखेंगे। लेकर आइएगा एक बार प्लीज आप रेडार पर टाटा मोटर्स का ट्रेड जो अच्छा खासा भागा है। HDFC बैंक की तरफ से पार्टिसिपेशन इस घंटे थोड़ा सा बेहतर होने लगा है, उस पर आप ध्यान दीजिएगा। और साथ ही साथ L&T, पावर ग्रिड जैसे काउंटर्स हैं जिनमें कुछ मोमेंटम देखने को मिल रहा है। एक बहुत स्ट्रॉन्ग रन नजर आया है अभय अनडाउटेडली, लेकिन सवाल यही है कि अगर पैसा आएगा तो कहां पर ज्यादा कमिट होने वाला है, उस लिहाज से आपका कन्विक्शन क्या कह रहा है? क्या आपकी टॉप पिक बैंक्स हैं? हमारा सबसे ज्यादा एलोकेशन फाइनेंशियल सर्विसेज में ही है और फाइनेंशियल सर्विसेज में लेंडर्स भी हैं, बैंक्स हैं, बड़े बैंक्स भी हैं। बाय रिकमेंडेशन नहीं है, आपने सवाल पूछा तो मैं बता रहा हूँ ICICI बैंक, कोटक बैंक, उसके साथ में CSB बैंक और कुछ और लेंडर्स भी हैं, माइक्रो फाइनेंस लेंडर्स भी हैं। उसके साथ में हमारा 3-4 साल से एक बड़ी होल्डिंग थी एक थीम में जो इसको हम कहते हैं कैपिटल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स, और उन्होंने भी अच्छा रिटर्न दिया है। CDSL, CAMS, एंजल वन कोर स्टॉक्स है हमारे पोर्टफोलियो में जिनका हम वेटेज चेंज नहीं करते हैं। तो फाइनेंशियल सर्विसेज अगर मैं इनको भी जोड़ दूं तो हमारा सबसे बड़ा एलोकेशन है पोर्टफोलियो में, करीब 39% फाइनेंशियल सर्विसेज का है। और मुझे लगता है अभी भी ये अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है इंडिया में। हमारा GDP ग्रोथ 7.8%, 7 से 8% के बीच में भी रहे अगले 4-5 साल में, तो पूरा फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर है वो ग्रो करेगा 15 से 16% के बेसिस पे। तो मतलब अभी भी अपॉर्चुनिटीज हैं, बड़े स्टॉक्स, छोटे स्टॉक्स, सबको मल्टीबैगर बनने की इसमें।
लेकिन जब आप इन दिग्गजों की बात कर रहे हैं, कितना कैपिटल आप इस समय कॉन्फिडेंटली मिड कैप और स्मॉल कैप में भी एलोकेट करने को तैयार रहेंगे अब है? क्योंकि पिछले 3 दिनों में हमने वो नैरेटिव थोड़ा सा बदलते हुए या फिर शिफ्ट होते हुए देखा है कि अब मौका लार्ज कैप्स में अच्छा है और वहीं पर पैसा सबसे ज्यादा कमिट होगा। आप कैसे मैनेज कर रहे हैं इन फंड्स को? ये लार्ज कैप्स ने एज ए ग्रुप काफी अंडर परफॉर्म किया है ओवरऑल मैं कहूँ टू मिड एंड स्मॉल कैप्स पिछले 1 साल में आप देख लें। तो उसकी वजह से एक इन्वेस्टर्स जो डिप्लॉय करना चाहते हैं हर्षदा, पर एट द सेम टाइम पीक ऑफ द रैली ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो एक वो बड़ा सेगमेंट है मार्केट में जो ये देख रहा है कि कहाँ पे वैल्यू है, कि अगर करेक्शन भी हो मार्केट में तो एक पोर्टफोलियो में डिफेंसिवनेस रहे। और वो जो पूरा सेक्शन है वो इस समय कोशिश कर रहे हैं कि डिस्कवर करें लार्ज कैप्स में वैल्यू, और एक लार्ज कैप बैंक्स हैं और आईटी कंपनीज हैं, सेलेक्टिव ऑटो टू व्हीलर कंपनीज हैं जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया था अब कर रही हैं। तो आई थिंक स्पॉट्स हैं, एग्रोकेम स्पेस है एक और दूसरा स्पेस जहां पे आज हमने देखा फर्टिलाइजर्स स्टॉक्स में रन अप है, और मुझे लगता है कि वो बड़ी थीम है जो इमर्ज हो रही है अभी। तो लार्ज कैप्स में काफी इस समय रिसर्च डिस्कवरी चल रही है, और मुझे लगता है उसका जो फ्लोज हैं वो इस महीने आपको आते हुए दिखेंगे लार्ज कैप्स में। ओके, अच्छा, अब एक जो बड़ा मूव आया वो आया था ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के शेयर्स में। यहाँ पर अब मार्केट क्या अज्यूम कर रहा है कि अब इलेक्शंस हो गए तो प्राइस हाइक वापस अलाउड होंगी, शायद इसलिए मूव आया, या ये बस क्रूड का डिक्लाइन, या फिर फंडामेंटली ये स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं, वैल्यूएशन सस्ती हैं, या मतलब आपके हिसाब से क्यों आया इतना बड़ा मूव और आगे क्या करें यहाँ पर? अनुज, इसमें देखें वैल्यूएशंस आर मतलब फ्रैंकली मैं कहूँ तो रिडिकुलस हैं। आप कई बार इनको देखते हैं, इन स्टॉक्स को, इनका कैश फ्लो देखते हैं, इनकी मोनोपोली सिचुएशन देखते हैं, और फिर अपना सर खुजाते हैं कि भाई ये क्यों इतने सस्ते स्टॉक हैं, और फिर एक दूसरे को लोग पूछते हैं कि इतने स्टॉक सस्ते क्यों हैं। फिर एक नैरेटिव बनता है कि इसलिए सस्ते हैं कि ओएफएस आ सकता है, प्राइस हाइक हो सकता है, तो इनको पेट्रोल पंप पे अगर प्राइस बढ़ेगा तो इनको नुकसान होगा, अगर क्रूड प्राइस बढ़ जाएगा तो इनको नुकसान होगा। तो मुझे लगता है ये काफी नैरेटिव जस्टिफाई करने के लिए बनते हैं वैल्यूएशन पे, पर मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जिसमें मैंने अभी मिस कर दिया जब मैं हर्षदा की बात को जवाब दे रहा था, कि ये जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं एक बहुत बड़ा वैल्यू सेगमेंट है, और मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर यहाँ पे एक अगले 6 महीने के पर्सपेक्टिव से अच्छी रैली बने, और ये जो सारे स्टॉक्स हैं ये अपने पिछले मीन रिवर्जन जिसको हम कहते हैं, पुराने पी मल्टीपल्स पे वापस चले जाएं। अभी उससे मेरे को लगता है 50% डिस्काउंट पे है जो इनका मीन प्राइस अर्निंग्स मल्टीपल है। एक और सेक्टर जहां बड़ा मूव आया वो है ऑटो स्टॉक्स। पिछला पूरा महीना 2 व्हीलर्स में बड़ा शानदार मूव था, आज हम इवन 4 व्हीलर्स में मूव देख रहे हैं। यहाँ पर आपके पसंद होंगी क्या कुछ स्टॉक्स? जी, 4 व्हीलर्स में अभी तक हमने कुछ ऐड नहीं किया है, क्योंकि डेटा अभी भी ऐसा ही दिख रहा था कि रिटेल सेल्स इस क्वार्टर में इतनी अच्छी नहीं है, चैनल स्टफिंग काफी है, काफी जो डीलर से हमने बात करी उनकी इन्वेंट्री 60-65 कई कोई 70 दिन की इन्वेंट्री है जो आप दिसंबर में निकालनी और भी मुश्किल हो जाती है। तो इसके लिए हमने 4 व्हीलर्स ऐड नहीं किए अनुज, बट 2 व्हीलर्स पे काफी बुलिश व्यू है, स्पेशली कंपनीज लाइक टीवीएस जो महंगी हैं पर इनोवेशन में सबसे आगे है। ईवी स्पेस में नंबर 2 कंपनी बन गए हैं आउट ऑफ नोवेयर ओला के बाद। और दूसरी तरफ वैल्यू प्ले है वो है हीरो मोटर कॉर्प में, बजाज में, जो अभी भी कंपेयर टू ग्रोथ पोटेंशियल के सामने अभी भी उनका मल्टीपल मुझे लगता है फेयर मल्टीपल है। तो डिपेंड करता है इन्वेस्टर्स को, एज अ बास्केट खेलना है तो तीनों टीवीएस, बजाज ऑटो, हीरो मोटर कॉर्प तीनों ले सकते हैं, और अगर सिर्फ वैल्यू है तो हीरो मोटर कॉर्प है, और अगर एग्रेसिव प्ले है तो टीवीएस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी मेरे हिसाब से। तो 2 व्हीलर्स में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जरूर बन रही है। अच्छा अभय, टेक्नोलॉजी कंपनियों पर क्या राय बनेगी, क्योंकि आज एक रिलीफ रैली जरूर देखने को मिली है, और ये भी बाजार उम्मीद शायद करने लगेगा कि फेडरल रिजर्व वक्त से पहले वो रेट हाइक्स पर एक पॉज लेगा, और ऑफ कोर्स रेट कट्स का सिलसिला शुरू होगा। क्या ये एक पॉइंट है जो इस समय फैक्टर इन करना शुरू करें, या फिर जब तक इंडिकेशन नहीं आता फेडरल रिजर्व की अगली बैठक बयान में
तब तक उस पर ज्यादा दाव न लगाएं। मुझे लगता है हर्षदा कि अभी इन्वेस्टर्स थोड़ा वैल्यू बाइंग मूड में है, तो इसकी वजह से रिलीफ रैली दिख रही है कुछ सेगमेंट्स में। बट आईटी में फ्रैंकली मैं इतना होपफुल अभी नहीं हूँ, लार्ज कैप आईटी में स्पेशली, क्योंकि जो उनका बॉडी शॉप का जो मॉडल है अभी भी थोड़ा मेरे ख्याल से अग्रेसिव है, ये वर्ड फ्रेज यूज करना बॉडी शॉपिंग पर। जो टाइम एंड मटेरियल का जो मॉडल है वो स्ट्रगल कर रहा है ग्लोबल एनवायरनमेंट में, जहां पे ज्यादा फोकस है प्रोडक्ट पे और एफिशिएंसीज ड्राइव करने पे। तो मुझे लगता है इन कंपनीज को अभी भी साल भर लगेगा अपना बिजनेस रीओरिएंट करके वापस डबल डिजिट तो छोड़िए बट हाई सिंगल डिजिट ग्रोथ दिखाने में। और तब जब तक ये नहीं करेंगे तब तक क्वार्टरली ग्रोथ हमको वही सिंगल डिजिट 1-2-3% का ही दिखेगा, जो मुझे नहीं लगता कि मार्केट को ज्यादा एक्साइट करेगा कंपेयर टू वैल्यूएशन। ये सारे स्टॉक्स अभी भी 25-30 टाइम के पी मल्टीपल पे चल रहे हैं। तो अदर देन रिलीफ रैली और थोड़ा वैल्यू बाइंग इस स्पेस में मैं अभी इतना बुलिश नहीं हूँ हर्षदा। अभी बुलिश नहीं है आईटी में। स्पेशलिटी केमिकल्स में एक शानदार वापसी हुई है पिछले 1 महीने में, आज भी शानदार मोमेंटम यहाँ पर। क्या यहाँ करेक्शन खत्म हुई और क्या इन स्टॉक्स को आप जोड़ेंगे पोर्टफोलियो में? हमने ऑलरेडी जुड़े हैं अनुज, क्योंकि काफी टाइम से हम ट्रैक कर रहे थे जो चाइना में डंपिंग हो रही थी, मतलब इट इज वो किसी ने एस्टिमेट नहीं करी थी, किसी एकदम पेसिमिस्टिक इंसान भी होगा उसने भी नहीं एक्सपेक्ट किया था जितना चाइना ने पिछले साल भर में और स्पेशली पिछले 6 महीने में ग्लोबल मार्केट्स में हर तरह के केमिकल्स कमोडिटी स्पेशलिटी डंप किए हैं लिटरली। मतलब जो प्रोडक्ट $40 का बिकता था वो $10 के नीचे बिकना शुरू हो गया, और उसका पूरा जो इम्पैक्ट आया वो हमारी स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज पे आया, हमारे नॉन स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज पे भी आया जो अच्छे सप्लायर्स हैं, अच्छे मैन्युफैक्चरर्स हैं, पर जिस तरह से प्राइस गिरा उनके प्रोडक्ट का, मार्जिन प्रोटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो गया था उनके लिए। और एक डर बन गया था अनुज मार्केट में टिल रिसेंटली कि ये डंपिंग चलती रहेगी तो चाइना का कुछ भी डेटा रीड कर पाना, प्रेडिक्ट कर पाना इज क्लोज टू इम्पॉसिबल। बट अनुज गुड न्यूज इज कि अब वो डंपिंग काफी स्लो डाउन मोड में है। इनफैक्ट मैं कहूँ तो अब जो बायर्स हैं, ग्लोबल बायर्स हैं चाइना से, अब वो भी अपना जो बेट्स हैं वो हेज कर रहे हैं और अलग सप्लायर से ले रहे हैं, क्योंकि उनको भी नहीं मालूम कि चाइना कब तक उस प्राइस पे माल दे पाएगा। तो एक प्राइस रिकवरी हम ऑलरेडी देख रहे हैं, और मुझे लगता है ये प्राइस रिकवरी सस्टेन करेगी, और इसकी वजह से जो स्पेशलिटी केमिकल एग्रोकेमिकल कंपनीज हैं इनको मुझे लगता है अब फायदा मिलेगा। अगले 2-3 क्वार्टर में उनका प्राइसिंग पावर आएगा और हमको दिखेगा वो मार्जिन्स में। ओके, चलिए अभय जी बहुत बहुत शुक्रिया फिर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए इन सब सेक्टर्स और स्टॉक्स पर। चलिए अभी काम करते हैं, फटाफट से BTST SCBT कॉल्स लेते हैं। मार्केट में ध्यान रखिए, निफ्टी आज ठीक ठाक है लेकिन बैंक निफ्टी में ऊपरी लेवल से फिर एक स्लिप आई है 46,844 पर। कॉल्स लेते हैं फिर। गाबा सर बताइए क्या ट्रेड रहेगी आपकी? लॉन्ग साइड वो रहेगा ITC, ट्रेड कर रहा है 463 पर, स्टॉप होगा 460, सिर्फ ₹3। टारगेट 470 की नजर आते हैं, 470 एक टारगेट होना चाहिए, नियर टर्म टारगेट। ओके, ITC है गाबा सर की पिक। मानस आप क्या कैरी करेंगे? देखिए इंडिया मार्ट लेके जाएंगे, क्योंकि इंडिया मार्ट ने एक ब्रेकआउट दिया है, कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट देखने को मिला है, वॉल्यूम्स बेहतर देखने को मिले हैं। तो इंडिया मार्ट के फ्यूचर में खरीदारी करिए, 2730 चल रहा है, 2670 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए, और 2850 तक के टारगेट्स पॉसिबल है इंडिया मार्ट के फ्यूचर में। ओके, इंडिया मार्ट। रचना जी आप क्या कैरी करेंगे? जी मेरी तरफ से इन्फी में रहेगा लॉन्ग कॉल फ्यूचर्स में, और इन्फी में हम अगर ऐसा लगाएंगे 1474 पे, तो ऊपर वाली साइड पे पहला टारगेट रखेंगे 1500 का और दूसरा रखेंगे 1510 का। हमारे चार्ट के चमत्कार में LTTS ने भी टारगेट कर लिया है। ओके, चलिए इन्फोसिस हो गई रचना जी की पिक। रुचित आपका BTSC ट्रेड? कैश सेगमेंट में से मजगांव डॉक्स में खरीदारी की सलाह रहेगी। सो प्राइमरी पूरा सेक्टर आज एक अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में पिकअप हुआ है, और मजगांव डॉक में लगभग 1.5 महीने के कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट आज के सेशन में देखने मिले। तो 2070 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे खरीदारी करके जाए। आई थिंक 2200 के अराउंड के टारगेट से इसमें एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। ओके, और जतिन आप क्या कैरी करेंगे? देखिए मेरे को लगता है कि लेमन ट्री होटल्स जो है वो एक 3 हफ्तों के कंसोलिडेशन वो आज के ट्रेडिंग सेशन में ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे रहा है, तो मैं लेमन ट्री बाय
जाऊंगा। मेरे टारगेट 123 के रहेंगे और इसमें स्टॉप लॉस में 116 का लगाना। ओके तो ये लेमन ट्री की बात हुई। मजगांव डॉक, इंडिया मार्ट, लेमन ट्री, कई सारे ट्रेड्स दरअसल जहां पर मौका कल भी पोजीशन कैरी करने का बन रहा है। ऑटो कंपनियों की हम बात कर रहे थे, टाटा मोटर्स में अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली, अच्छा मूव है। मारुति हालांकि आज भले ही 1% नीचे हो, लेकिन ध्यान रहे कि मारुति का जो गुजरात का प्लांट है वहां पर 30 लाख गाड़ियों के उत्पादन का एक नया माइलस्टोन कंपनी ने हासिल कर लिया है। अब यहां से आगे किस तरह का स्केल देखने को मिलेगा प्रोडक्शन में, किन नए लॉन्चेस पर कंपनी की नजरें रहेंगी, इस सब पर कंपनी के ईडी राहुल भारती से एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। मारुति सुजुकी का मैनेजमेंट इस वक्त हमारे साथ है। सर बताइए कि आज आपने एक माइलस्टोन अचीव किया है, क्या हम जान सकते हैं कि वो क्या है? हाँ, आज हमने एक 30 लाख गाड़ियों का मैन्युफैक्चरिंग का माइलस्टोन अचीव किया है। सुजुकी मोटर गुजरात जो हमारा प्लांट है यहाँ पर, और इसमें फरवरी 17 में ये प्लांट स्टार्ट हुआ था और अब तक 30 लाख गाड़ियाँ बन गई हैं। दिस इज़ द फास्टेस्ट एवर फॉर एनी सुजुकी प्लांट। सर हम जानना चाहेंगे कि वाइब्रेंट गुजरात समिट भी आ रहा है, तो कंपनी आगे गुजरात प्लांट पर क्या नया निवेश करेगी और हमें क्या नया देखने को मिलेगा, और कितने नए मॉडल भी हम यहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं गुजरात प्लांट में? जो सबसे अच्छी पहली बात है वो मैं जो बताना चाहूँगा, जो हमारा पहला ईवी आएगा बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल, वो गुजरात प्लांट से में मैन्युफैक्चर होगा और गुजरात प्लांट में से लॉन्च होगा फाइनेंशियल ईयर 24-25 में। और इसके लिए अब हम बैटरी प्लांट भी गुजरात में ही बनाएंगे। और ऑलरेडी आपको मालूम होगा शायद एक और बैटरी प्लांट ऑपरेशनल है सुजुकी का, TDSG, तोशिबा डेंसो सुजुकी का जॉइंट वेंचर है। कई लोग इंडिया में सेल्स इंपोर्ट करके बैटरी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। हम लोग उस प्लांट में सेल्स इंडिया में मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट कर रहे हैं और वो गुजरात से हो रहा है। इंडिया का फर्स्ट लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ऑलरेडी, और दूसरा बैटरी प्लांट जो बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए है वो उसकी भी मैन्युफैक्चरिंग गुजरात में हो रही है। उसका SOP 26 में एक्सपेक्टेड है। सर क्या आप हरियाणा और गुजरात में ही नया प्लांट लगाने की सोच रहे हैं, और अगले 3 साल में कितना इन्वेस्टमेंट हम एक्सपेक्ट करें? तो इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी सुजुकी और सप्लायर्स का 28,000 करोड़ है गुजरात में, विद अबाउट 1 लाख एम्प्लॉयमेंट। और आगे चल के मारुति सुजुकी ऑल ओवर इंडिया हमें कई जगह इन्वेस्टमेंट करना है। टोटल फिगर अबाउट 1.2 लाख करोड़ की है। अभी फाइनलाइज नहीं हुआ कहाँ पर कितना क्या करेंगे, कौन से बिजनेस में कितना। अब मारुति का मैनेजमेंट कहता हुआ कि कैपेसिटी एनहांस होगी, 2 नए प्लांट्स में काम शुरू है और ऑफ कोर्स ऐसे कई और माइलस्टोन्स अचीव करने की तैयारी। अच्छा, पेटीएम आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। कुछ देर पहले दरअसल मेरी नजर गई थी, तब 1.5% नीचे था, लेकिन अचानक यहाँ पर 3.5% का कट आ रहा है। दरअसल इकोनॉमिक टाइम्स के प्लेटफॉर्म पर एक खबर आई है कि पेटीएम अपने कुछ बाय नाउ पे लेटर वाले प्रोडक्ट्स पर विराम लगा रहा है, खासतौर से पोस्ट पेड यूजर्स के लिए। ध्यान रहेगा आपको कि वैसे भी आरबीआई ने लेटली वो 25% रिस्क वेट बढ़ा दिया था अनसिक्योर्ड लेंडिंग पर, और तब भी हम बातचीत कर रहे थे कि ये इनफैक्ट बजाज फाइनेंस जैसी कंपनियों पर तो एक धक्का लगा ही था, लेकिन उससे ज्यादा फिनटेक प्लेयर्स पर उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि वो BNPL वाला प्रोडक्ट के जरिए ही वो नए कस्टमर्स को ऑनबोर्ड कर रहे थे, और पेटीएम शायद उसी वजह से करीब 3-3.25% के नुकसान को झेलता हुआ। कंपनी ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है, ना एक्सचेंजेस पर ये रिपोर्ट है, एक अखबार की वेबसाइट पर दरअसल ये रिपोर्ट आई है। कोई रीजन बताया इसका इन्होंने कि बिकॉज ऑफ जो टाई अप्स हैं उनकी जो टाई अप्स हैं, अब NBFC प्लेयर्स जो इनको बैक करते थे वही हाथ पीछे खींच रहे हैं। तो ठीक है, ये देखना पड़ेगा इसमें से कि कितना कंट्रीब्यूशन बाय नाउ पे लेटर का है इसमें हर्षदा पेटीएम में। ये आई थिंक जब पता चलेगा उसके बाद आई थिंक इस पर व्यू लेना थोड़ा सा बेटर रहेगा। वैसे एक चीज़ है, अभी क्या है मार्केट में जो एक फेज आया था जिसमें पेटीएम, जोमेटो, डिलीवरी, इन सब स्टॉक्स में एक री रेटिंग हुई थी। अब वो फेज कुछ टाइम के लिए मार्केट वापस पीछे छोड़ रहा है। अब मार्केट का फोकस फिर से, अब आप देखिए इवन जोमेटो ने भी चलना बंद कर दिया। अब मार्केट का फोकस थोड़ा सा हो गया वापस
इकोनॉमी वाले स्टॉक्स जो Old हैं, economy। हाँ, ये न्यू एज स्टॉक्स पर अभी फोकस थोड़ा सा कम है। अभी इस समय ओल्ड इकोनॉमी की बारी है एक बार फिर से मार्केट के लिए। वैसे स्टॉक अच्छा चला है पेटीएम, ऐसा नहीं है, लोअर पॉइंट से काफ़ी अच्छा चला है। जोमेटो भी लोएस्ट पॉइंट से काफ़ी अच्छा चला है, लोएस्ट पॉइंट से जोमेटो तो डबल हुआ है इनफैक्ट। लेकिन ये मुझे लग रहा है कि अभी अगले कुछ टाइम के लिए मार्केट का फोकस जो है वो पावर, डिफेंस, रेलवे, कंस्ट्रक्शन, ये इन सब पे रहने वाला कुछ टाइम तक मार्केट। जो आप क्वांटम की बात कर रहे थे अनुज, मेरे ख्याल में 8 से 9,000 करोड़ के लोन आवंटन इन्होंने पोस्टपेड यूजर्स को किए थे। अब उसमें से कितने स्पेसिफिकली बीएनपीएल वाले लोन्स हैं वो आई थिंक उनकी रिपोर्ट और प्रेजेंटेशन में फिर से जाकर देखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, वो बीएनपीएल प्रोडक्ट्स पर पेटीएम और इसके बाकी का जो पियर सेट है वो काफी बैंक करता आया है। लेकिन वो स्टॉक आपके रेडार पर आना चाहिए। खबर आई तो हमने लगा कि उस पर नजरें बना लें। लेकिन देखिए, अब नजरें बनेंगी कि मार्केट में यहाँ से आगे का मूव क्या रहेगा। हमने एक अटेम्प्ट किया था, डे हाइक पर पहुंचे, रिकॉर्ड हाइस पर इनफैक्ट इंडेक्स ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है। 76 पॉइंट की बढ़त इस समय निफ्टी दिखा रहा है। तो क्लोजिंग के लिए पहले तो इस क्लोजिंग को कैसे रेट करेंगे, और ये पोजीशन अगर तेजी की है वो कैरी करनी है दोनों निफ्टी बैंक में? शानदार क्लोज है ये, मतलब इससे बेटर क्लोज हो नहीं सकता था कि आप एकदम ऑलमोस्ट हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर बंद करें। ठीक है, लास्ट के 10-15 मिनट में थोड़ा सा डिक्लाइन आया, वो बैंक निफ्टी की वजह से आया, कोई दिक्कत नहीं हो। मैं तो ये कहूँगा कि लीडिंग सेक्टर गिरने के बावजूद निफ्टी ग्रीन में, ये अपने आप में बता रहा है मार्केट में कितनी स्ट्रेंथ है। आज तक निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों कैरी करें, मैं तो ये कहूँगा। और मेरा कॉन्फिडेंस उल्टा बैंक निफ्टी में ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि निफ्टी में तो कल वीकली एक्सपायरी है, बैंक निफ्टी में आज वो वीकली एक्सपायरी भी खत्म हो गई। तो मेरे ख्याल से कल बैंक निफ्टी में आपको एक और क्लीन मूव दिखेगा। और आज का हाई अगर निकल गया 47,259 तो फिर सीधा आप एक 48,000 की तरफ आपको बैंक निफ्टी में मूव दिखेगा। अब लॉन्ग सौदों में आपको स्टॉप लॉस रखना है आज का लो। चलिए, निफ्टी के केस में तो आप ये मान सकते हैं कि कल को अगर कोई गैप डाउन हुआ तो भी वो उससे थोड़ा ऊपर ही रहेगा। फिर भी बैंक निफ्टी के केस में अगर कल कोई भी गैप डाउन होता है मान लीजिए, और वो कल के लो के नीचे खुलता है, तो एक रिस्क है उसमें थोड़ा सा। लेकिन वो हो सकता है कि आपको एक मौका दे एवरेज करने का। घबराना नहीं है आज की इस डिक्लाइन से। मार्केट में मोमेंटम बहुत शानदार है अभी भी, और अभी अनफिनिश्ड बिजनेस बाकी है मार्केट में। मेरे ख्याल से लॉन्ग कैरी करें और स्टॉप लॉस अपना रिहैश करके ले आएँ आज के लो पर। आज के लो पर स्टॉप लॉस लेकर आइएगा, और तेजी की पोजीशन है तो वो कैरी ही करना बनती है। जैसे हम काफ़ी समय से कह रहे हैं, एटलीस्ट सोमवार सुबह से तो कह ही रहे हैं कि अब मार्केट में मोमेंटम फिर से जोर पकड़ेगा, और यहाँ से भले ही आपको बीच बीच में करेक्शन देखने को मिले, लेकिन ट्रेंड एक तरफा अच्छी तेजी का बन रहा है। जाने से पहले एक दो ट्रेड्स, एफएमसीजी कंपनियां, आईटीसी आज दिन भर मजबूत रहा है। नेस्ले में अच्छा खासा मोमेंटम 1.5% ऊपर। ब्रिटानिया में भी खरीदारी। एचयूएल हालांकि उतना जोश नहीं दिखा पाया जितने बाकी पियर्स में देखा गया है। रचना जी, एचयूएल कहाँ अटक रहा है, क्या दिक्कत है? जी, एचयूएल में एक्चुअली दिस इज नथिंग बियॉन्ड अ टेक्निकल करेक्शन। यहाँ पे पिछले 3 दिन कंटिन्यूसली बैक टू बैक बहुत जोरदार रैली आई थी, और उसके बाद यहाँ पे एक बार ही प्राइस ने गिव अप किया है जो भी गेन्स था। और ऐसा लगता है पिछले 2 दिन की प्राइस एक्शन को देख के बहुत बड़ा गिरावट है। लेकिन अगर नीचे जहां से चलना शुरू किया था 2510 के लेवल से, वहां से अगर आप देखें तो अभी भी काफी ऊपर है। एंड देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आल्सो वेरी क्लोज बाय व्हिच इज 2550। तो वो अगर होल्ड करेगा तो दोबारा से कप स्विंग बनने की उम्मीद भी है। ओके, एचयूएल, आज एचएल और एचयूएल दोनों ग्रीन में। लेकिन आज का स्टॉक ऑफ द डे तो क्लियरली है चंबल फर्टिलाइजर्स। टॉप गेनर बनकर जा रहा है ये एफएनओ में, 7.5% ऊपर। ये मानस इस ट्रेड को कैरी किया जाए या प्रॉफिट बुक किया जाए यहाँ पर? नहीं, बिल्कुल कैरी करना है, क्योंकि देखिए अगर हम वीकली चार्ट पे जाएंगे तो ये तो मूव देखिए अभी शुरू हुआ है, एक राउंडिंग बॉटम बना है, और आई थिंक कम से कम इस राउंडिंग बॉटम के टारगेट सेट करेंगे तो 380-390 की रेंज में होंगे। तो बिल्कुल पोजीशन में बने रहना चाहिए। स्टॉप लॉस जरूर रिवाइज कर लीजिए। तो अगर आपके पास एक पोजीशन है जो आप आने वाले 3 से 4 हफ्ते होल्ड कर सकते हैं, तो स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 334 कर ले और टारगेट 380-390 के सेट करें। 380-390 के टारगेट के लिए एक मौका चंबल में है, कैरी करें। ये ट्रेड पूरा दिन चला है, स्क्रीन पर चला है, और आगे मोमेंटम टिका रहेगा, ये आप ध्यान रखिएगा। टाटा केमिकल्स में जो आज भरपूर तेजी लोगों ने एंजॉय की है, रुचित, ये कैरी करने वाला ट्रेड बन रहा है। अब मोमेंटम और दिन लास्ट करेगा या फिर अच्छा रुचित हमारे साथ, अच्छा उनसे संपर्क टूट गया। रुचित का तो दिक्कत सुबह से ही चल रही थी, बैंडविड्थ की बड़ी प्रॉब्लम हो गई उनके यहाँ पे। जतिन, टाटा केमिकल्स पर कोई फ्रेश टेक?
देखिए टाटा केमिकल में आज जो एक इंटरेस्टिंग चीज हुई है कि आज उसने अपना 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर बड़े बहुत दिनों के बाद क्लोजिंग दे रहा है। तो मेरे को लगता है कि यहाँ पे एक ट्रेंड रिवर्सल के संकेत है। मेरे को लगता है इसमें अपसाइड पोटेंशियल अभी 1060 से 1080 तक के लेवल्स तक ये पोटेंशियल है कि और रैली कर सकता है। इसके लिए करंट लेवल्स पे अगर जो किसको एंट्री लेनी है तो डेफिनेटली ले सकता है। इसमें हम 990 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगा के बाय करके चल सकते हैं फॉर टारगेट ऑफ 1060 टू 1080। टारगेट्स वही हैं 1060 1080 के। अच्छा सुबह में मुझे याद है हेवल्स का मेंशन हुआ था, वहां पर इस समय आप देखेंगे तो हल्की बढ़त है, लेकिन हेवल्स के साथ साथ आप वोल्टास देखिए, वोल्टास में तो 1% तक का इजाफा आ चुका है, 1.5% ऊपर, 7% का ओआई एडिशन इधर। दोनों काउंटर्स में से ज्यादा बेहतर ट्रेड गाबा जी क्या रहेगा, वोल्टास या हेवल्स कल के लिए? 1325 पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन वोल्टास एक बेहतर ट्रेड रहेगा। ये करीब 845 पर ट्रेड कर रहा है, स्टॉप लगाना चाहिए 840। ऑन द अपसाइड जो टारगेट है 860 के नजर आते हैं। बिटवीन द टू आई थिंक वोल्टास एक बेटर ट्रेड बनता है। ओके, बिटवीन द टू वोल्टास एक बेटर ट्रेड बनता है। ये हो गई इस समय गाबा सर का व्यू। आईटी स्टॉक्स में लेकिन बहुत शानदार मोमेंटम। आज विप्रो अब इस समय डे हाई पर बंद हो रहा है। रचना जी सुबह विप्रो आपका कॉल था, आई थिंक 4 का चौका में था शायद ये मेरे ख्याल से एक डे हाई पर बंद हो रहा है, आपके टारगेट से काफी करीब आया होगा, इसे कैरी करना है? जी विप्रो में जो मोमेंटम बना हुआ है वो कंटिन्यू होने के पूरे चांसेस हैं। ऊपर वाली साइड पे ये काउंटर जो है 426 तक जा सकता है और आईटी के सेक्टोरली भी इसमें स्ट्रेंथ है, तो 426 के लेवल के लिए इसको होल्ड कर सकते हैं और 415 पे एसएल होना चाहिए। चलिए बैन का अपडेट और ले लेते हैं एक बार। एक ही स्टॉक ऐड होने के चांसेस हैं बैन में, सेल लेकर आइए एक बार जरा। और सेल लग रहा है कि एफएनओ बैन में आ जाएगा। तो यहाँ पर कोई स्ट्रैटेजी बन रही है कि आप गाबा सर सेल में एक अपमूव मिला था सुबह, मैं कहूँगा यस अपमूव ऑन है, 99 के आसपास ट्रेड कर रहा है। नियर टर्म में जो टारगेट है 110 के, उसे थोड़े दिन लग सकते हैं, 1-2 दिन लग सकते हैं, लेकिन स्टॉप लगाना पड़ेगा 98 का। यस सेल में एक अपमूव है डेफिनेटली। सेल में एक अपमूव और ये आज अकेला नहीं है मेटल्स में जिसमें तेजी देखने को मिली है। इसके साथ JSW स्टील, नैल्को, सब दूसरे काउंटर्स हैं जिनमें मोमेंटम देखा गया है। अच्छा मिड कैप आईटी में बिरला सॉफ्ट एक पिक आया, एम्फोसिस एक पिक आया। आज सुबह की मैं बात कर रही हूँ, दोपहर में तो LTTS का जिक्र हो रहा था। रचना जी आई थिंक एम्फोसिस पर आपका व्यू था, कैरी करेंगी कल के लिए? जी एम्फोसिस पे वो बात सही है, मेरा व्यू था और मेरे हिसाब से यहाँ पे कंटिन्यू करना चाहिए। सारी ही आईटी नेम्स में तेजी बनी हुई है, तो व्हाई नॉट ओवर हियर। एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन के सपोर्ट से ये ऊपर चल रहा है और ऊपर वाली साइड पे ये 2420 एंड 2450 की तरफ जाते हुए हमें बहुत जल्दी दिख सकता है। डाउन साइड पे 2380 पे इसका सपोर्ट एज अ स्टॉप लॉस देखना चाहिए। मानस जाने से पहले फटाफट से कैनफिन होम पर एक फ्रेश व्यू दीजिए। सुबह से कमजोर है, अब 5.5% के नुकसान पर ये स्टॉक जाकर टिक रहा है। तो देखिए अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 775 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। अगर उसके नीचे जाए तो आपको लॉन्ग पोजीशन से निकलना है और इस गिरावट पे खरीदारी नहीं करनी है। गिरावट पर बिल्कुल खरीदारी ना करें, ये फिलहाल एक कमजोर कड़ी इस मार्केट की। चलिए आखिरी 2.5 मिनट बचा है तो मार्केट क्लोज आपको वॉल पर दिखा देते हैं। आज तेजी रही है लेकिन उतनी तेजी नहीं देखने को मिली जितने पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में रहा था और ये एक्सपेक्टेड था। तीसरा दिन था इस अच्छे मूव का कि ऊपरी लेवल्स पर बाजार अटकेगा। मुनाफा वसूली निफ्टी बैंक में देखी गई है 46,840 के आसपास ये जाकर टिक रहा है, 176 अंकों का नुकसान। निफ्टी हालांकि अपनी चाल को संभाल कर 20,940 के आसपास जाकर टिक रहा है, 86 पॉइंट की बढ़त। आज टेक्नोलॉजी कंपनियों का जोश था। कल तक हम आपको बता रहे थे कि सारे इंडाइसेस का प्रदर्शन ठीक है, आईटी परफॉर्म नहीं कर रहा। आज आईटी की तरफ से हमने देखा एक थ्रस्ट आया तेजी का, इसमें विप्रो हो, TCS हो, LTI माइंडट्री जैसे काउंटर्स हो, इन्फोसिस हो, टेक महिंद्रा हो, सब में तेजी देखने को मिली। और मिड कैप आईटी में भी बिरला सॉफ्ट, परसिस्टेंट, कोफोर्ज, LTTS, ये सब वो काउंटर्स थे जहां पर खरीदारी की पोजीशंस बनती दिखाई दी हैं। तो ये एक पॉकेट ऑफ स्ट्रेंथ है।
इसके अलावा हमने देखा चंबल फर्टिलाइजर जैसे काउंटर्स, GHCL, GNFC जैसे काउंटर्स, उनमें अच्छी तेजी बनती दिखाई दी। RCF, NFL में पूरा पैक था। कैश मार्केट वाले ट्रेड्स में भी जहां पर तेजी की पोजीशंस देखने को मिली हैं वो सरकार की सब्सिडी डिमांड के चलते। दूसरी तरफ आप ध्यान दीजिएगा, एक और पॉकेट जहां पर अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिली है, डिफेंस कंपनियां। जाते से पहले एक BTST आइडिया आपको सुनाया था मजगांव डॉक में, हाल में आज देखिएगा 7% तक के गेन्स बनते दिखाई दिए हैं। BL जैसे ट्रेड्स में इंटरेस्ट बनता हुआ दिखाई दिया है। तो ये कुछ काउंटर्स थे जहां पर हमने देखा है फिर से अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। लेकिन जो एक तरफा तेजी हमने ICICI और HDFC बैंक में देखी थी, उनका हाल भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में जमकर खरीदारी हुई। आज भले ही 1% का करेक्शन और 1000 के आसपास ICICI बैंक टिकता हुआ। HDFC बैंक की सेहत थोड़ी सी बेहतर है, 2 रुपए ऊपर ये जाकर टिक रहा है 1626। तो इन्होंने पॉज लिया है, ब्रीदर लिया है 2 दिन लगातार अच्छी खासी तेजी दिखाने के बाद। तो ये कुछ काउंटर्स रहे हैं आज जहां पर काफी एक्शन बनता दिखाई दिया। एक स्टॉक जो आज आधे घंटे 45 मिनट में टूट रहा था, पेटीएम, देखते हैं क्लोजिंग कहां पर हो रही है, क्योंकि वहां पर एक नेगेटिव अपडेट आ रहा था इनके BNPL प्रोडक्ट्स को लेकर। 3-3.25% का दबाव देखने को मिला है। और साथ ही साथ होनासा में कल कमजोरी, सुबह में तेजी और अब दोपहर में फिर से मुनाफा वसूली बनती दिखाई दी। तो बेहद वॉलेटाइल था यह काउंटर। 4 से 5% के गेन्स यहाँ पर फाइनल क्लोज पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकर आते हैं आपके लिए आज की स्थिति। आखिरी 3 सेकंड में इंडेक्स कहां पर टिक रहा है? 20,935 पर निफ्टी आज विराम लेगा। निफ्टी बैंक 200 पॉइंट नीचे 46,812 के स्तरों पर। सेंसेक्स के लिए 117 अच्छा था, 350 पॉइंट का इजाफा। मिड कैप इंडेक्स ने पार्टिसिपेट किया है, 137 पॉइंट की बढ़त देखने को मिली है। हीट मैप आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। साफ दिखाई देगा कि कितनी तेजी कितनी मंदी। तो आप कह सकते हैं नियरली 50-50 के आसपास का मामला बन रहा है। तेजी वाले काउंटर ज्यादा हैं। टेक्नोलॉजी कंपनियों में अच्छा मूव, 4 व्हीलर स्टॉक्स में आज तेजी देखने को मिली है। केमिकल काउंटर्स में UPL जैसे ट्रेड्स अच्छे खासे भागे हैं। कल भी हम बात SRF एंड द लाइक्स की कर रहे थे और आज हमने देखा है FMCG प्लेज में भी कुछ खरीदारी। रिलायंस का पार्टिसिपेशन था आज, वो भी 1 पॉइंट पॉजिटिव है। अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट में कुछ हल्की मुनाफा वसूली देखी गई। आज 2 व्हीलर साइट पर CLSA की रिपोर्ट के बाद कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखी गई है और बैंक्स ने एक ब्रीदर लिया है लगातार तेजी में रहने के बाद। यह है आज का क्लोज 20,937 पर जाकर टिकता हुआ इंडेक्स। सीधा सौदा में नीरज और आशीष के बीच का मुकाबला। रिटर्न्स क्या बनते दिखाई दिए हैं वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। संघी इंडस्ट्री, स्नोमैन और वेदांत तेजी की तरफ। इथॉस प्रोमोटर्स की तरफ से कुछ बिकवाली हुई है, उसके बाद वो स्टॉक करीब 3.5% नीचे। तेजी वाले ट्रेड्स नीरज ने पकड़े। IOC 1.5% ऊपर, CSE में 1% का इजाफा। भेल और एशियन पेंट भी आधे % से ज्यादा के गेंस दिखाने में कामयाब रहे। ओके, तो चलिए फिर ये इस समय का ट्रेड ठीक ठाक क्लोज है आज तक। मतलब मैं भी कहूँगा 20,937 बुरा नहीं है। मतलब थोड़ा सा बेटर होता अगर हम 20,950, 20,960 पर बन जाते। हाई 20,960 था, वहाँ बंद हो जाते तो और अच्छा रहता। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। कल गैप अप से मुझे लग रहा है 21,000 आपका क्रॉस हो जाना चाहिए कल। तो इंतजार 21,000 का रहेगा और ध्यान रहे कि कल दरअसल वीकली एक्सपायरी का भी दिन है, तो मोमेंटम और भी एक्शन दिखा सकता है। चलिए लेंगे एक ब्रेक, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा CNBC आवाज पर। और कल सुबह हम सबकी आपके साथ फिर मुलाकात होगी नए ट्रेड्स, नए क्यूज लेकर और नए स्ट्रैटेजी लेकर। नमस्कार।